ओके, सो पहली बात, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग ही बोलना, जब मिलो तब सवेरा। और वैसे भी तुम खाना खा के आए हो ना, तो आधे तो नींद में होंगे। बोलो हाँ है ना, खाना वाना मिलता है यहाँ, खाया? कितने लोगों ने खाना नहीं खाया? मिला ही नहीं सर। बहुत बढ़िया, अपन सीएम है, खाना वाना सब मुंह में आया है। ठीक है, मैंने भी प्रेशर के अंदर खाना खाया ही नहीं आज। मेरे दिल के अंदर भी ऐसे धक 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 चल रही है। ठीक है, अभी इतने सारे बच्चों को पढ़ाना है तो थोड़ा फटनी चाहिए ना जिंदगी में। अरे बोलो हाँ है ना। चल लेट्स गो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आवाज मुझे तुम्हारी बिल्कुल बंद नहीं आई। अब तू एक बार जोर से गुड मॉर्निंग बोलो, 1 2 3। हाँ शानदार। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मेरे बारे में, फिर कुछ आपके बारे में, फिर कुछ एग्जाम के बारे में, फिर कुछ लॉ के बारे में। ज्यादा आवाज हो गई? अच्छी बात है, सोओगे नहीं आप, डोंट वरी, लेट्स गो। नहीं अभी थोड़ा सा चिल्ला के बोला, डोंट वरी। सो फिर पहले कुछ मेरे बारे में, फिर कुछ आपके बारे में, फिर कुछ एग्जाम के बारे में, फिर कुछ लॉ के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। बोलो सुनना, कुछ ज्यादा ही आवाज हो गई क्या? बहुत ज्यादा ही फीलिंग आ रही है। अब ठीक है, ओके। मतलब सच में आवाज ज्यादा आ रही है, मेरे मजे ले रहे हो कि नहीं? पहले दिन मिला इसको ना, टॉर्चर ही करते हैं। हेलो हेलो, फाइन। हेलो हेलो, ठीक है, अभी पक्का श्योर? लॉक कर दूं? चल, अभी तुमको प्रॉब्लम हो गई नहीं जिंदगी के अंदर? आज अपन क्या आवाज आवाज खेलने वाले? अब ठीक है आवाज? नाउ क्लियर? ओके लेट्स गो। सो जल्दी जल्दी अपनी अपनी पकड़ लो जगह। अरे जगह बोल रहा हूं यार। नहीं तो वो तो सर सवेरे 9 बजे के बैच में ही पकड़ ली थी। ओके लेट्स गो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हैप्पी टेडी डे। टेडी डे है ना आज? नहीं हम सीएम है, हम तो जन्मजात सिंगल है। वेरी गुड। सो पहले कुछ मेरे बारे में। सबको प्रणाम, मेरा नाम है दर्शन खरे। मैंने सीए कंप्लीट किया था जून 2009 में। जून नहीं कंप्लीट किया था। और मैंने सीएस कंप्लीट किया था दिसंबर 2010 में। और मैंने बीकॉम भी किया है। थैंक यू। बहुत टफ गया था मेरे को, बिना बुक के पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने जॉब करना चाहा। 1-1.5 साल तक मैंने जॉब किया, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स किए, बड़े अच्छे कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिट्स किए। फिनोलेक्स सुना होगा आपने, वो पाइप और केबल वाली कंपनी। थर्मैक्स, स्पाइसर वगैरह 2-3 नाम सुने होंगे। तो 2-3 कंपनीज के अच्छे खासे लिस्टेड कंपनी के ऑडिट किए। फिर जॉब करके मेरे को पता चला कि मेरे को जॉब नहीं करना है, और टीचिंग का ज्वाला अंदर कहीं उबल रहा था। तो 2011 में फूट पड़ा, और फिर मैं फुल टाइम टीचर बन गया। 2011 से टेंटेटिवली मैं सीए फाइनल को पढ़ाना शुरू किया। 9 साल से मैं सीए फाइनल को पढ़ा रहा हूँ। पिछले 4.5-5 साल से मैं सीए इंटर को पढ़ा रहा हूँ, और पिछले 1.5 साल से मैं सीए फाउंडेशन को पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा उल्टा आया हूँ नॉर्मली, समझ रहे हो ना? हाँ है ना। फिर उसके बाद में मेरे को अभी इंटर पढ़ाने का एक्सपीरियंस भले ही 4 या 5 साल का हो, बट आपने मेरा नाम सुना होगा, ठीक है, कि हाँ सर कुत्तो भी भारी का पढ़ा देते, तू जाके बैठ रहे बस। हाँ है ना। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं क्लास के रूल्स के बारे में थोड़ा बहुत बोल दूँ, ठीक है, कि अपनी क्लास किस तरीके से जानी चाहिए। इतनी सारी भीड़ इकट्ठा जगह हुई है, जमा हुई है। हाँ है ना। इसके पहले इतनी सारी भीड़ इकट्ठा सिर्फ प्रोटेस्ट में दिखती थी। बोलो हाँ है ना। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं प्रोटेस्ट। सो इतनी सारी भीड़ इकट्ठा जमा हुई है। कभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम मेरे को मारो, तो मेरे को बचाना पड़ेगा ना खुद को। तो क्लास के कुछ रूल्स। पहला रूल, क्लास हमारी 2:40 के ऊपर शुरू होगी शार्प। ठीक है, थोड़ा मैंने 10 मिनट का आज ग्रेस लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए कि उन्होंने खाना ही नहीं खाया। तो बिना खाना खाए, पर इतना भी मत खाना कि यहाँ आके ढेर हो जाओ। ठीक है, भले ही जगह के मैं रखूंगा, उसका टेंशन नहीं है, डोंट वरी। सो 2:40 पे शार्प क्लास शुरू होगी, 4:20 पे शार्प क्लास खत्म होगी। ठीक है, मतलब समझ जाना, 4 बज के भी आसपास, थोड़ा उधर ही, इधर तो नहीं होगा। ठीक है। सो बट 4:30 बजे के आसपास मैं तुमको टोटली फ्री कर दूंगा। दैट इज अ प्रॉमिस, जो मैं कभी निभाता हूं, कभी नहीं निभाता। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप लेट आ रहे हो क्लास में, अगर आप लेट आ रहे हो
और मेरी आवाज आपको बाहर आ रही है कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, तो 2 मिनट के लिए बाहर रुकना, क्योंकि मैं बहुत जोश में कुछ तो भी पढ़ाते रहता हूं, ये ऐसा वैसा, और जो आता है वो तो शाहरुख खान होता है। ठीक है, बोलो हाँ या ना, तो सब उसी को देखते हैं, मेरे को तो भूल ही जाते हैं। ऊपर से मैं कोट सूट कभी पहनता नहीं, तो कोट सूट नहीं पहनूं तो ऐसा मत समझना कि झंडू को भेज दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मल पहन के मेरे से पढ़ाना होता नहीं, मेरे को उसके लिए माफ करना। ये इतना दिख रहा है, ये बहुत है, बहुत मतलब कि भाई मैंने कैजुअल सी पहनना है, मेरी जिंदगी में कभी एक्सपेक्ट मत करना मैं कोट सूट में आपको पढ़ाऊंगा करके। ठीक है, मेरे से नहीं होता। तो फिर जो आएगा वो 2 मिनट बाहर रुकना, मैं कॉल करूंगा, जब मेरा कंसेप्ट खत्म होगा तो आप एंट्री ले सकते हो। लड़का रहा तो ठीक, लड़की रहा तो कंसेप्ट ही गायब हो जाता है पूरा। ठीक है, मतलब मैं इधर पढ़ा रहा हूं कि भाई शेयर इस तरीके से होते हैं, ये उधर देख रहा है, फिर ये बाद में पूछता है सर शेयर क्या होता है, तो दिस शुड नॉट हैपन। ठीक है, तो 2 मिनट बाहर खड़े रहो, एंट्री जरूर मिलेगी। उस छोटे से स्पैन में आपका कुछ मिस होता है तो आप मुझे बिल्कुल पर्सनली पूछ सकते हो, जिसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। ठीक है, ये चीज होने के बाद दूसरा और सबसे अहम रूल आपके सेल फोन्स। मैं बोलूंगा स्विच ऑफ करो तो तुम मुझे वही फेंक के मारोगे, तो तुम तो करोगे नहीं ना स्विच ऑफ। ऊपर से वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो सेलफोन साइलेंट मोड पे होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई भी सेलफोन को नहीं छुएगा। अगर मैं पढ़ाते वक्त किसी ने सेलफोन को छुआ या कोई मुझे सेलफोन पे दिखा तो उसका सेलफोन 24 घंटे के लिए कॉन्फिस्केट हो जाएगा, उसके ऊपर चैटिंग भी मैं ही करूंगा। फिर ये मत बोलना सर मेरा अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था, तुमने तो ब्रेकअप करवा दिया करके। ठीक है, तो ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। वैसे मैं ऐसा करता नहीं हूं, सेलफोन कॉन्फिस्केट जरूर होगा पर क्लास खत्म होते से ही वो आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, ये 1 2 बार 3 बार हुआ तो ठीक है, चौथे बार सेलफोन OLX पे बेच दूंगा तो सवाल ही खत्म। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। नेक्स्ट चीज थ्योरी सब्जेक्ट है, खाना खाने के बाद पढ़ रहे हैं, मतलब नींद तो पक्की आने वाली है। अभी कुछ लोगों को आ रही है, पहला डेस्क तो मेरे को अभी से सपनों में दिख रहा है, इधर इधर भी ऐसे बैठने का पोजीशन होता है, पता है, सबसे पहले ऐसे स्ट्रेट बैठते हैं। नहीं मैं बता रहा हूं, तुमने बैठने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। पहले ऐसे स्ट्रेट बैठते हैं, फिर टीचर जोश जोश में शुरू करता है, फिर ऐसे होते हैं, फिर ऐसे होते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बराबर है, फिर नीचे। हाँ, तो भले ही ये थ्योरी सब्जेक्ट है बट आई विल रिक्वेस्ट यू डोंट टेक इट एज अ थ्योरी। ये इंटरैक्टिव सेशंस होने चाहिए। मैं आपको सवाल पूछूंगा, आपने मेरे को जवाब देने हैं। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में कैसा भी। ठीक है, मैंने कैडबरी लाके रखी है, जो अच्छा जवाब देगा उसको चॉकलेट मिलेगी, मोटिवेशन। ठीक है, तो चॉकलेट मिलेगा अगर आप अच्छे जवाब दोगे तो। कोई भी मेरे को गलत जवाब दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन उसको कैडबरी नहीं मिलेगी, डोंट वरी। ठीक है, जो सही देगा उसी को मिलेगी। ठीक है, तो मैंने तुमको पूछा है गधे को पैर कितने, भूल गए क्या? जोर से बोलो, गधे को पैर कितने? तुमने 8.5 भी बोले तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, हो सकता है उसने देखा हुआ हो, इट्स चॉइस। ठीक है, तुम्हारा काम है यहां गलती करना, ये बात आप समझ जाओ, तुम्हारा काम है यहां पे गलती करना, मेरा काम है उस गलती को सुधारना। तुम तुम्हारा काम ठीक से करना, मैं मेरा काम ठीक से करूंगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? जोर से बोलो यस नो, और जोर से, शानदार। इसके ऊपर तुमने एक 200 पेजेस की बुक बनानी है जो पहले महीने में खत्म हो जाएगी, फिर एक और 200 पेजेस की बनानी है जो दूसरे महीने में खत्म हो जाएगी, और एक और 200 पेजेस की बनानी है जो तीसरे महीने के एंड तक खत्म हो ही जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी राइटिंग प्रैक्टिस क्लास के अंदर होगी। इतना लिखेंगे कि बुक जल जानी चाहिए। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? नहीं जली तो आग मत लगा देना उसको। ठीक है, पर इतना लिखने की प्रैक्टिस करनी है कि परेशान हो जाने चाहिए कि भाई एग्जामिनर, कि भाई ये बंदा कहां से आया है, क्या लिख के आया है। अपने स्पेसिफाइड राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस होते हैं पूरे के पूरे, जिसके अंदर आपको क्लास के अंदर लिखाना सिखाया जाएगा। भले ही आप फाउंडेशन से आए हो, लेकिन 2 पेपर में आप बिंदिया लगा के आए हो। बिंदिया लगाई ना वहां पे काले कलर की, हाँ है ना? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे टाक 80-90 पूरे टाक, हाँ है ना? तो यहाँ पे हमें लॉ ऑब्वियसली आपका फाउंडेशन में थ्योरी पेपर था, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे हिसाब से आपको कोई लॉ नहीं आता, भले ही आपका रैंक हो या लॉ में आपको आउट ऑफ आउट मार्क हो। ठीक है, मैं इस लेवल से पढ़ाना शुरू करूंगा, ये चीज को आपने याद रखना। क्लियर है? एकदम बेसिक से जाएंगे, एकदम बेसिक। तो जिसको लॉ में डर भी होगा, फटी भी पड़ी होगी, आई विल टेक केयर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? तो आपका अगर ये डर है मन में कि सर मेरे को लॉ में बहुत टेंशन है, तो ये मैं एटलीस्ट प्रॉमिस कर सकता हूं क्लास के एंड में एटलीस्ट ये डर बिल्कुल नहीं रहेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना।
कुछ रूल्स जो एज ए होल एकेडमी मैं सेट करता हूं नॉर्मली। तो उसमें से पहला है, शाम को 4:30 बजे आपका क्लास खत्म होगा, आधे घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा। हम इसके ऊपर लास्ट टाइम भी इंप्लीमेंटेशन किए थे। 5 से 7 बजे आपका स्टडी सेशन इसी क्लास में होगा, जिसके अंदर इसी क्लास में बैठ के दिन भर का रिवीजन और होमवर्क आपको यही करना है, ठीक है, 5 से 7 बजे के बीच में। इसके लिए आपके फोन के ऊपर हम एक व्हाट्सएप की लिंक शेयर करेंगे। ये लिंक आपने आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करनी है और आपके सभी पेरेंट्स एक जगह पे एक व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे। डेली स्टडी सेशन का एक वीडियो कोई फैकल्टी आके यहाँ पे निकालेगा, जो मैक्सिमम मैं ही करता हूं, और वो आपके पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाला जाएगा, जिससे आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे कि मेरा बच्चा भले ही क्लास नहीं कर रहा पर स्टडी सेशन तो कर रहा है। हंसो मत निकम्मो, क्लास भी करने हैं, स्टडी सेशन भी करने हैं हमको। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये चीज को याद रखना, क्लियर है? तो पेरेंट्स को पता रहना चाहिए। फिर टेस्ट वगैरह के मार्क आते हैं, वो भी वहां शेयर होंगे। सर ये ना तुम राक्षस बन रहे हो धीरे धीरे। बोलो हाँ है ना? पता होना चाहिए। वैसे भी मैंने तुमको ऐसे पकड़ पकड़ के सीए इंटर में लाया था क्या? खुद का ही डिसीजन है ना, मिलके करते। बोलो हाँ है ना? मैं झंझोट जानूंगा कि नहीं करना ही पड़ता है तेरे को, ऑब्वियसली नॉट। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर ना। वेरी गुड। सो इतनी चीजें याद रखना, इन रूल्स को याद रखना, इसके हिसाब से क्लास अपना अच्छे से चलता रहेगा। एक सबसे ज्यादा सीवियर रूल, कितना भी इमरजेंसी हो, कितना भी खराब सिचुएशन हो, कुछ भी हो, क्लास में कॉल कोई नहीं उठाएगा। ना मैं ना आप, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट, या जैसे स्टूडेंट वैसा टीचर, ठीक है? ना मैं कॉल उठाऊंगा ना आप कॉल उठाओगे। मैंने मेरे घर पे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देकर रखा है, 3 मिस कॉल चाहिए, उसके बाद मैं भी क्लास के बाहर जाके कॉल उठाता हूं। क्लियर है? मैं क्लास में से कॉल सिर्फ तभी उठाता हूं जब यहां के एडमिनिस्ट्रेशन का कोई टेंशन है कि भाई लेक्चर नहीं चल रहा, सिस्टम नहीं चल रही, प्रोजेक्टर बंद है, या माइक ही काम नहीं कर रहा, या तुम मुझे मार रहे हो तो सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो आपके लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन, 3 मिस कॉल कंपलसरी, ठीक है? मेरे को दिखाना सर ये 3 मिस कॉल घर वालों के, नहीं तो मेरे को बाहर जाना है, फोन करना मेरे फोन पे, 2 साइड में होता है, करना प्लीज 3। ये नहीं चलेगा। क्लियर है? टीचर भी कभी स्टूडेंट था, क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट था। बोलो हाँ है ना? तो ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है? इन्हीं रूल्स के साथ आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आवाज थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, वेरी गुड, ठीक है? आज आपकी जगह वगैरह फिक्स नहीं है, लेकिन कल से थोड़ा सा एक ही जगह पे सेट होने की कोशिश करना, ठीक है? कि आपको हर जगह से अच्छा सा व्यू आता रहे, ठीक है? वैसे ही प्रोजेक्टर चारों इसके ऊपर दिख रहा हूं मैं, मतलब खाने में कुछ मिलाया था क्या? चलो लेट्स गो, स्टार्ट करें। बोलो यस और नो। आज एकदम बेसिक सेशन, एकदम बेसिक मतलब एकदम बेसिक, मतलब आज तुम ऐसे आए हो कि तुमने रजिस्टर भी नहीं लाया है। कुछ लोग तो बिना बैग के ही आए हैं, कहाँ है क्लास? समझ में आया? अच्छा, उसके ऊपर से एक चीज याद आई, जब मैं जोर जोर से पढ़ा रहा हूं और आपको बीच में कोई प्रॉब्लम आती है, छोटी सी लघु शंका या दीर्घ शंका, तो पढ़ाते वक्त कंट्रोल करना थोड़ा सा, ठीक है? नहीं तो मैं पढ़ाता हूँ दूसरा, डोंट डू लाइक दिस, ठीक है? जब मेरा कंसेप्ट खत्म होगा तब आप जो भी आपको एक्टिंग करनी है, जो भी आपको काम करना है, कर सकते हो, ठीक है? चलो लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले लेक्चर के साथ में, और हम हैं लॉ के लेक्चर में। तो सबसे पहले आज हम सिर्फ एक ही चीज सीखेंगे, और वो ये है कि भैया व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ। लेकिन उसके भी पहले मोर देन इंपॉर्टेंट थिंग, और वो ये है कि तुम्हारा सिलेबस क्या है, ठीक है? तुम सीए इंटर न्यू सिलेबस में हो। इसके पहले इसका नाम क्या था पता है सबको? CAIP, शी, यस और नो? तो अभी ये हो गया है CA इंटर। CA इंटर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? जोर से बोलो, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2। कॉर्पोरेट एंड कौन से लॉज बोले एक बार जो से? अदर लॉज। ये पता है सबको? हाँ है ना? कॉर्पोरेट लॉ को मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूं, अच्छे से ध्यान देते रहना। कंपनी लॉ, और दूसरा पार्ट है दैट इज अदर लॉज। कंपनी लॉ अगर आप देखो सब जन बहुत अच्छे से ध्यान दो, तो कितने मार्क्स के लिए कंपनी लॉ आता है बोले एक बार जो से? 60 मार्क्स। अगर आप अदर लॉ बोलो तो कितने मार्क्स के लिए आएगा? 40 मार्क्स। अब कंपनी लॉ में जो आपको मेन एक्ट आने वाला है उसका नाम है कंपनीज एक्ट। कितने लोग सीपीटी से बिलोंग करते हैं? रेज योर हैंड्स प्लीज। ओके, सब फाउंडेशन है प्योरली, आप अकेले सीपीटी से? ओके, सो सब फाउंडेशन से है। सो आई गेस आप कंपनीज एक्ट के साथ थोड़ा सा लिटिल स्मॉल मिलाते जाओ। बड़े शौकीन दिख रहे हो।
सो लिटिल लिटिल थोड़ा सा पता होगा कंपनीज एक्ट के बारे में, बोलो हाँ या ना। सो कंपनीज एक्ट 2013 आपको अप्लीकेबल है, जिसमें आपने कंपनी का डेफिनेशन देखा होगा, जो कतई सस्ते नशे वाला डेफिनेशन था। कंपनी मीन्स, याद आया कुछ हाँ या ना? सस्ते नशे नहीं तो और क्या है, तुम डिफाइन कर रहे हो कंपनी को और बोलते क्या हो, कंपनी मीन्स। तो अपने को ऐसी चीजें झेलनी है, ठीक है, मिल बांट के झेलेंगे अपन, ठीक है। सो कंपनीज एक्ट 2000 का बोले एक बार जो से 13, क्लियर है कंसेप्ट। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर धर्म संकट वाला सवाल है। टोटल कितने सेक्शन है? लगाओ बोली। 479 कितने? तूने कंपनीज एक्ट पढ़ा ना? आगे जिन्होंने भी 470 बोला, शानदार, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद। टोटल कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शंस कितने हैं? 470। उसमें से 148 सेक्शंस हमको सीए इंटर पे है। तो सर बचे हुए 320 सीए फाइनल लेवल पे। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, फिलहाल सिर्फ 148। मेरे तरफ से मैं एक प्रॉमिस कर सकता हूं, पूरे 148 सेक्शन एंड में तुम्हारे टंग पे रहेंगे जब हमारा कंपनीज एक्ट फिनिश होगा। कैसे क्या सर, ये हो नहीं सकता, मैं देखूंगा, टीचर मैं हूं ना, ठीक है। तो याद रखना सेक्शन 148 हमको पूरे के पूरे याद कर रहे हैं। अदर लॉज में अगर हम जाए तो टोटल 40 मार्क्स के लिए हमको सिलेबस है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आपको इंडियन। सर क्या मजाक कर रहे हो सर, सच्ची मतलब सर यही वाला पक्का वो? तो बेटा तुमको सीए इंटर पे 80% इंडियन कॉन्ट्रैक्ट था, बचा हुआ 20%, सॉरी सीए सीपीटी में फाउंडेशन में 80% था, बचा हुआ 20% आपको सीए इंटर पे आता है। आपने एजेंसी, बेलमेंट, प्लेज, गारंटी, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट वहां नहीं पढ़े, सिर्फ सुने हैं, वो एक्चुअली यहां पे आते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? ऐसा इंस्टीट्यूट ने क्यों किया ये उन्हीं को मालूम, ठीक है। दूसरा लॉ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट डेबिट टू, अकाउंटिंग किया है ना इसका, भूल गए क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट डेबिट टू पर्सन क्रेडिट, फिर जब पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट क्रेडिट। कुछ याद आया? तो वो जो तुमने अकाउंटिंग किया था उसका लॉ हम यहां पे पढ़ेंगे। क्लियर है कंसेप्ट? तीसरा वाला लॉ है द जनरल क्लॉजेस एक्ट, कतई घटिया लॉ है। इसके अंदर टाइम, डेट, डिस्टेंस, जेंडर, ऐसी चीजों को डिफाइन किया गया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सर? जेंडर को मेरी गलती नहीं है, डोंट वरी। लास्ट लॉ नहीं है बट कंसेप्ट है, काफी काम का है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। मतलब तुमने शिपीटी में 3 लॉ पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फाउंडेशन में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट SOGA, सोजा, सोगा था क्या? अच्छा, सो 1930, और उसके बाद में कौन सा? पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा बोले एक बार? 1932। ये 3 लॉ पढ़ाए, फिर कंपनीज एक्ट पढ़ाया, फिर यल पी पढ़ाया, और फिर वो तुमको इंटर पे क्या पढ़ा रहे कि लॉ कैसे पढ़ना है। इंस्टीट्यूट में भी नशे होते हैं, समझ में आ रहा है? अब ये टॉपिक ना तुमने फाउंडेशन में डालना चाहिए कि भाई लॉ कैसे पढ़ते हैं, फिर पढ़ाओ ना बचा हुआ। नहीं, फिर वो कौन से काम के इंस्टीट्यूट, फिर प्रोटेस्ट कैसे होंगे जिंदगी के अंदर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये है आपका सिलेबस सीए इंटर लॉ का। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सर इसमें से सर सबसे काम का सवाल सर, हाँ बेटा सर इसमें से ऑप्शन में क्या छोड़ सकते हैं? निकम्मो, पूरा का पूरा 100 मार्क यहाँ पढ़ना है, कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। जब हम 100% सिलेबस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो जो क्वेश्चन पेपर में जो अजीब क्वेश्चन आते हैं वो ऑटोमेटिकली कुछ टॉपिक ऑप्शन में कर देंगे। अगर तुम पूरा प्रिपेयर करके जाओगे तो भी 2 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले जो आपको समझ में ही नहीं आएंगे, या फिर तुम ट्रॉमा में होंगे तो समझ में नहीं आएंगे। इसलिए 100 मार्क पूरा प्रिपेयर करके जाना, ये सोच के कि 2 क्वेश्चन मेरे को नहीं आने वाले, क्योंकि ये सीए इंटर है ना। यहां पे बिंदिया लगाने का काम है, मतलब लगा सकते हैं, 30 मार्क की बिंदिया यहां पे भी है, ठीक है। बचा हुआ 70 मार्क हमको पूरा थ्योरेटिकल है, जिसको हमको अच्छे तरीके से लिखना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। पहली चीज मैं चाहूंगा इसको लिख के रखो। अगर आपने कोई रजिस्टर वगैरह लाया है तो खुद का या किसी और का, या उधार पेपर तो लेने की अपने को आदत है, प्रैक्टिस की है इसकी, तो ये दे ना, 2 पेज दे ना।
रजिस्टर वगैरह लाए आज कुछ? समोरचा एसी ऑन नहीं है का? आवाजामुळे बंद केला. Done everybody? Okay, let's go. सिलेबस सबने लिख लिया है बच्चों? ओके, अब स्टार्टिंग में हम किस तरीके से मूव करने वाले ये भी बोल दूं. स्टार्टिंग में कंपनी लॉ के पहले 7 चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे. टोटल 10 चैप्टर्स आपको 148 सेक्शन में अप्लीकेबल है. कितने चैप्टर्स बोले एक बार? 10 चैप्टर में से 7 चैप्टर हम अभी कंप्लीट करेंगे स्टार्टिंग में. फिर हम अदर लॉस के ऊपर शिफ्ट होंगे जिसमें हम 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे. और फिर जो निग्लिजिबल 3 चैप्टर्स है वो हम सबसे एंड में लेंगे. क्लियर है? इससे मेन पोर्शन आपका पूरा का पूरा पहले हो जाएगा और जो सबऑर्डिनेट पोर्शन है वो सबसे एंड में होगा. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? ये चीज होने के बाद में अब मैं जा रहा हूं कंटेंट के ऊपर. स्टार्ट करते हैं विद द हिस्ट्री. सबसे पहले हम लॉ की क्लास में, तो पहला यह समझना जरूरी है कि लॉ की शुरुआत कहां से हुई थी. पूरे दुनिया में अगर मैं बोलूं तो लॉ की शुरुआत ये इजिप्शियन संस्कृति में हुई थी. इजिप्ट पता है ना, जहां लोग पिरामिड बांधते थे? बोलो हाँ है ना? सो इजिप्ट संस्कृति में लॉ की शुरुआत हुई थी और उन लोगों ने लॉ को डिकोड करना शुरू किया था. लेकिन धीरे धीरे यह पूरे देश में फैलता गया, पूरी दुनिया में फैलता गया और सभी कंट्रीज ने खुद के स्पेसिफिक लॉ बनाना शुरू किए. जैसे शायद अगर आपको नहीं पता तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर 444 आर्टिकल्स है. आर्टिकल्स मतलब क्लॉजेस, और 444 क्लॉजेस में भी सब क्लॉजेस अलग. सो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है. अब आपने फाउंडेशन में पढ़ा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नहीं नहीं सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ईयर कौन सा है? 19 बोलना मत, मैं इधर ही जान ले लूंगा एका देखी. ठीक है? सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ईयर कौन सा है? 1872. सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1913 और फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932, फिर कंपनीज एक्ट 2013, एलएलपी 2008. याद है सबको? ये सब पढ़ने के बाद मेरा एक ही सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? शुरू हो जाओ. कैडबरी कमानी है तो किसी को पता है?
सर खाना खा के आए, नहीं चाहिए कैडबरी। ओके, व्हाट इज लॉ? एनीवन रेज योर हैंड। मैंने बोला डिस्कशन। हाँ, ओके, सेट ऑफ रेगुलेशंस टू गवर्न अ बॉडी, बराबर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। हाँ, इतना इंग्लिश, बाप रे। हाँ, लॉ इज बेसिकली सिस्टमैटिक रूल्स विच गिव्स करेक्ट प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, बराबर है। बोलो हाँ है ना, सुना है सबने, वेरी गुड। कैच करोगे, दूसरा मार लेगा, याद रखना। ईमानदार आदमी है तो, ठीक है। लेट्स गो। सो लॉ इज सिस्टमैटिक रूल सेट ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। और कोई? हाँ, okay, law is something which tells us what is right or wrong and tells us to do the right thing, बराबर है गलत है? बराबर है गलत है? बराबर है ना। आई गेस लॉ तुमको खून करने के लिए बोलता है क्या? राइट थिंग करने के लिए बोलता है, बेटा पास करना। ओके, और? हाँ, लॉ डिसीज है? मैं डिसीज पढ़ा रहा हूं? ओके, गुड। तुमने मेरा डेमो लेक्चर देखा है लगता। हाँ, वेरी गुड। कैडबरी तो मिलेगी, फिर पास करोगे ना पक्का। हाँ, और कोई इधर? लड़कियों ने सत्याग्रह कर लिया है क्या? नहीं चाहिए सर। अभी चॉकलेट डे पे बहुत मिली थी सर हमको। ओके, बोलो। हाँ, रॉ हेल्प्स कंट्रोलिंग द स्टेट और जियोग्राफी और पब्लिक ऑल्सो, आई कैन से। बोलो हाँ है ना। ओके, चलो अब मैं, थैंक यू, थोड़ा सा रीडिफाइन। क्या हुआ? हाय, अपनी सबकी एक क्लास है। हाँ, ओके, लेट्स गो। सो मैं थोड़ा सा मेरा सवाल चेंज करता हूं, मेरे को मेरे सवाल का जवाब चाहिए, ठीक है। मैं जो आपसे पूछा तो इन्होंने बोला लॉ इज रूल्स एंड रेगुलेशन, उन्होंने बोला लॉ इज थिंग टू डू अ राइट थिंग, उन्होंने बोला करेक्ट प्रोसीजर्स क्या होना चाहिए, उन्होंने बोला कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाया जाता है। बोलो हाँ है ना। उन्होंने हमारे डेमो लेक्चर से बोल दिया मैंने जो बोलना चाहिए था। बोलो हाँ है ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, लॉ क्यों? मैं आपसे डिसीज पूछ रहा हूं कि क्या डिसीज है जिसकी वजह से लॉ बनाया गया। मैं तुम्हें मैं टीचर हूं ना। हाँ, मैं तुम्हें यह नहीं पूछ रहा ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम क्या है। आई एम नॉट आस्किंग यू ट्रीटमेंट, आई एम नॉट आस्किंग यू सिम्टम, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज अ डिसीज। अब इन्होंने जैसे बोला लॉ इज रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन या डिसीज है ट्रीटमेंट है? सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। डिसीज है ट्रीटमेंट है? उधर अंडमान निकोबार सब बोलेंगे डिसीज है ट्रीटमेंट है। उन्होंने बोला करेक्ट चीज करनी चाहिए, डिसीज है ट्रीटमेंट है। इन्होंने बोला पब्लिक को कंट्रोल करना चाहिए, डिसीज है ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट है। बोलो हाँ या ना। मैं पूछ रहा हूं डिसीज क्या है? क्यों लॉ? हाय लॉ, क्यों लॉ बनाया गया, क्यों हमें टॉर्चर किया गया एक सब्जेक्ट बढ़ा के? पब्लिक कुछ भी कर सकती है, पब्लिक पागल है, सोनम गुप्ता बेवफा है। अरे बोलो ना है ना। आगे चलो मैं बताता हूं, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। स्टोन एज में हम रहते थे। स्टोन एज पता है? पत्थरों का जमाना। वो बोलते हैं लकड़ी पे लकड़ी घिस के आग लगती है। आजकल तो आग कैसे भी लगती है। अरे मैं बोल रहा था लकड़ी पे लकड़ी घिस के आग लगती है, ठीक है। सो अगर लकड़ी पे लकड़ी घिस घिस के अगर हमने आग लगाई थी, उस वक्त हमारे पास कोई व्हीकल नहीं थे। स्टोन एज में हम भागते थे, दौड़ते थे, चलते थे, ठीक है। आप सोचो मिलियंस ऑफ ईयर्स से हम चल रहे हैं और आज तक के चलने के ऊपर कोई लॉ नहीं बनाया गया। मिलियन ईयर से चल रहे हैं, आज तक चलने के ऊपर कोई लॉ नहीं है। ऐसा कोई लॉ नहीं है कि घर से बाहर निकलते हो राइट पैर ही बाहर डालना चाहिए, बाथरूम में जाते हो लेफ्ट पैर पैर। बोलो हाँ है ना। रोज डे में रोज लेफ्ट हैंड से ही देना चाहिए, टेडी डे में। ऐसा कोई लॉ है क्या? मतलब इतने दिनों से चल रहे हैं, देयर इज नो लॉ। सवेरे उठ के ब्रश करते, कोई लॉ है कि नहीं करते वक्त ऐसा ही करना चाहिए,
या ऐसा 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 करना चाहिए, या पहले इधर का ही करना है फिर उधर का करना है, नहीं किया तो पुलिस पकड़ के लेके चल जाएगी। कितनी दिन भर की चीजें हैं जिसके लिए कोई लॉ नहीं है। चलने के लिए नो लॉ, ब्रश के लिए नो लॉ, नहाने के लिए ये सवेरे 7 बजे की क्लास में तुमको समझेगा नो लॉ। और भी है जो बोल नहीं सकते। इन सब चीजों के लिए यह पूरे देश में कोई भी लॉ नहीं है, बराबर है। फिर इंसान ने चलने से थोड़ा सा संन्यास लिया क्योंकि गाड़ियों का इन्वेंशन किया। बोलो हाँ है ना। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो दुनिया भी गोल घूमने लग गई। व्हील का इन्वेंशन हुआ, लोगों ने गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया, और आदमी तो गाड़ी कैसे भी चलाता है। पूना में एक रोड फेमस है जो बाहर से है उनके लिए, FC रोड। वो एक रोड नहीं रहता हर सिटी में हरियाली वाला, अरे होता है ना हर सिटी में एक हरियाली वाला रोड, जहां विटामिन ए कैच करने के लिए तुम जाते हो। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, मैंने सुना है, हाँ है ना। अरे बोलो हाँ है ना। तो पुणे में एक ऐसा रोड है FC रोड, ठीक है, जहां पे आप गाड़ी चलाओ तो आदमी आगे नहीं देखता। समझ में आ रहा है। तो तुम सब FC रोड से गाड़ी चला रहे हो और तुमको नजारा दिख गया। दीदी ने बच्चे के साथ शादी कर ली, गो मत करो, ठीक है। सो तुमको क्या दिख गया? नजारा। तुम डाइवर्ट हो गए गाड़ी चलाते चलाते, तुमको और नजारा दिखा। आलिया, है ना, तुमको क्या नजारा दिखा? बोलो हाँ है ना। 1 मिनट इतना गौर से देखने की जरूरत नहीं है। अब FC रोड पे अगर तुम ऐसे गाड़ी चलाओगे तो जब पक्का ठोकोगे गाड़ी, अरे गाड़ी ठोकोगे नहीं ठोकोगे? बोलो हाँ ना। या तो फिर होगा तुम्हारा ट्रैफिक जाम। अरे बोलो यस और नो। जो लोग उसको बहुत दिल खोल के देख रहे हैं उनके लिए समझ में, मतलब थोड़ा कंसेप्ट पे आना जरूरी है ना। तुम और कुछ इमेजिनेशन में और मेमोरीज में लग गए तो समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। सो तुमने गाड़ी ठोक दी, तुमने ट्रैफिक जाम कर दिया। गाड़ी ठोकने से क्या होता है? इंसान ICU में एडमिट होता है। बोलो हाँ है ना। ट्रैफिक जाम होने से क्या होता है? समय बर्बाद होता है। जब लोगों को पता चला गाड़ी चलाने के इतने डिसएडवांटेज है तो इंडिया में नया लॉ लाया गया, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। 1988। आप गाड़ी चलाते हो, लाइसेंस के साथ चलाते हो, बिना लाइसेंस के चलाते हो? वो 2 तरीके होते हैं ना गाड़ी चलाने के, विद लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस। विदाउट मस्त। सो जब तुम गाड़ी चलाते हो तो तुम लाइसेंस रखते हो जो 20 साल के लिए वैलिड रहता है। वो लाइसेंस आपको इस लॉ में दिया जाता है, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। लोग इसको नॉर्मली बोलते हैं ट्रैफिक कंट्रोल लॉ। देयर इज नो लॉ कॉल्ड ट्रैफिक कंट्रोल लॉ, ओनली वन लॉ इज देयर, दिस लॉ। क्लियर है कंसेप्ट? इसी लॉ के अंदर सभी रोड साइंस बनाए जाते हैं। सभी रोड साइन, लेफ्ट टर्न करो, राइट टर्न करो, सीधे जाओ, उल्टा जाओ, सॉरी। सो इसी लॉ के अंदर सब रोड साइंस है। आपके ट्रैफिक सिग्नल भी इसी लॉ के अंदर डिफाइंड है। हालांकि हमारे यहां ट्रैफिक सिग्नल के मीनिंग अलग होते हैं। ग्रीन मतलब गो, ऑरेंज मतलब लेट्स गो फास्ट, एंड रेड मतलब इफ देयर इज नो मामू लेट्स गो। बोलो है ना। सो ये सभी चीजें ट्रैफिक कंट्रोल लॉ जो है हमारा, दैट इज इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में डिफाइन की है। ओवरऑल इस सिचुएशन में से मैं बोलना क्या चाहता हूं, डैमेज। जब लोग अपने हिसाब से काम करना शुरू करते हैं तो एक का काम किसी दूसरे को डैमेज कर सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इंडिया का ट्रैफिक कंट्रोल लॉ छोड़ो, लेट्स हैव एन एग्जांपल। समझो हमने सबने मिलकर डेस्क बेंच उठा के बाहर फेंक दिए, रख दिए, ठीक है। और फिर बचपन में वो स्कूटी आती थी, याद है? अरे याद है नहीं है? बचपन में वो स्कूटी आती थी, मैंने तुम सबके हाथ में स्कूटी दे दी और मैंने तुमको बोला चलाओ यहां पे, ठोकोगे? पक्का हाँ है ना। फिर मैंने देखा कि यहां ट्रैफिक जाम हो रहा है, यहां एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई जबरदस्ती गिर रहा है, कोई जबरदस्ती इधर उधर गिर रहा है। बोलो हाँ है ना। फिर मैंने क्या बोला, ऐसी हरकतें ना हो तो सब लोग लेफ्ट साइड से चलाएंगे, ठीक है। जिसको गाड़ी रोकनी हो बीच में आके गाड़ी रोके, रेगुलेट हो जाएगा। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट यही है, सिर्फ बड़ी मात्रा में, ठीक है। हमारे 1 वे 2 वे, 1 वे में भी 2 वे, बोलो हाँ है ना। ये सब कहां डिफाइंड है?
इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। सो पहली चीज बेटा, सब जन मेरे साथ ये सेंटेंस पढ़ेंगे, सब जन मतलब सब जन, एवरीबडी रेडी टुगेदर, पूरा कोऑपरेशन सिंक्रोनाइजेशन रिदम में एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ए फॉर, बी फॉर, चल रहा है मतलब, वेरी गुड, लेट्स गो। द लॉ इज नॉट से, 1 2 3 बोलो, क्या है? द सिचुएशन डिमांड्स द लॉ, देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड एवरी लॉ, देयर it will help you to understand the law better. Following are the examples of the law which came as a consequence from history. In simple word, law बनाने के लिए नहीं बनाया जाता कि चलो सीए इंटर के बच्चों को टॉर्चर करते हैं, एक आधा बना देते, इसके लिए नहीं बनाया जाता। लॉ बनाया जाता है क्योंकि सिचुएशन लॉ डिमांड करता है। कौन लॉ डिमांड करता है बोले एक बार? सिचुएशन। तो लॉ सिचुएशन बेस्ड होता है, सिचुएशन है तो लॉ है। सर कैसे प्रूव करोगे? लेट्स स्टार्ट, ठीक है? एक छोटा सा वीडियो है, अच्छा वाला, ठीक है? ये देखते हैं हम, इसके ऊपर से कुछ आपने अगर सुना होगा तो आपको लॉ समझ में आएगा। भोपाल गैस सुना है? भोपाल गैस ट्रेजेडी, बोलो हाँ है ना? इतना तो सुना है एटलीस्ट। चलो लेट्स सी, आवाज थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, जस्ट होल्ड, एकदम से जोर से आवाज आ सकती है। सबको दिख रहा है? दिस व्यू इज क्लियर, बोलो हाँ है ना? आज से ठीक 32 साल पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में औद्योगिक आतंकवाद की सबसे बड़ी घटना हुई थी। इस औद्योगिक आतंकवाद में न तो हथियार चले थे और न ही किसी का खून बहा था, लेकिन फिर भी भोपाल की सड़कों पर लाशों के ढेर बिछ गए थे। अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड का कारखाना उस रात एक मर्डर करने वाली मशीन में बदल गया था। आज यूनियन कार्बाइड का वीरान कारखाना औद्योगिक आतंकवाद का सबसे बड़ा सबूत बनकर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों का मजाक उड़ा रहा है। हजारों लोगों का कातिल यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भ्रष्ट राजनेताओं और अफसरों की मदद से लचर कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर पहले भोपाल से भागा, भोपाल से गया, फिर भारत से और आखिर में वो दुनिया से भी चला गया, लेकिन हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए और हमारा कानून और हमारे राजनेता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उस रात भोपाल की हवा में घुला जहर अब उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन 32 साल बाद भोपाल की चौथी पीढ़ी भी इस औद्योगिक आतंकवाद के नतीजे भुगत रही है। भोपाल गैस त्रासदी को औद्योगिक जगत का हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम कांड भी कहा जाता है, लेकिन हम जोर देकर यह कहना चाहते हैं कि यह घटना त्रासदी, हादसा या फिर लापरवाही नहीं थी, बल्कि यह सीधे सीधे औद्योगिक आतंकवाद था। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के आसमान में छाई मिथाइल आइसोसाइनेट ने 5000 लोगों का दम उसी पल घोट दिया था। जो बच गए वो आंखों में जलन और सीने में घुटन लिए बदहवास दौड़ रहे थे। भोपाल के लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो सरकारी मशीनरी, कई राजनेता और अफसर इस औद्योगिक आतंकवाद के गुनहगार यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को कानूनी चंगुल से बचाने के लिए दौड़ भाग कर रहे थे। एक दिन के लिए हिरासत में रहने के बाद एंडरसन को जमानत मिल गई और वो दिल्ली और मुंबई होते हुए हमेशा के लिए अमेरिका में सुकून भरी जिंदगी बिताने के इरादे से उड़ गया। ये ट्रेंड मतलब बहुत पहले से चलते आ रहा है। 1983 का केस है, जब पहली बार किसी ने इंडिया में कांड करके देश से भाग गया, फिर लोगों ने उसका आइडियल बना लिया। अभी तो कितने लोग भाग रहे हैं, अभी तो ट्रेंड बन गया है ना। आपको पता है इसका पीएनबी का कांड हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक। कौन था? नीरव मोदी। कितने हजार करोड़? 11,000 करोड़ का कांड, ठीक है, किया, देश से भाग गया। आपको पता है वो पंजाब नेशनल बैंक के कांड के वक्त एक छोटा सा बैंक का कांड हुआ था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में, हार्डली 200-300 करोड़ का। उसको मीडिया कवरेज भी नहीं मिला। मतलब आजकल कांड करने की बेसिक वैल्यू 10,000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। सच्ची में, मतलब वो नीरव मोदी के चंगुल में सब फंस गए, सब मीडिया उसको कवर कर रहा था। एक जन न्यूज लेके आया, अबे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में भी हुआ है। बोले कितने का? 200-300 करोड़। हट तुच्छ। समझ में आ रहा है सबको? और इन सब कांडों का मुखिया कौन था? एंडरसन।
ठीक है। और सबसे बड़ा देवता सभी कांडों का आदरणीय परम पूजनीय घोटाला केसरी स्वर्गवासी हर्षद मेहता, सुना है कभी? हाँ है ना। तो एक दो केसेस अपन देखेंगे, फिलहाल इसको कंटिन्यू करते हैं। अब आपने देखना, नियरली मैं ये बोलता हूं उस रात भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर 2800 लोग रातों रात मर गए, उसी रात को मर गए। वहां से लेकर आज के दिन तक के 8000 से 8500 लोग मर गए, 40000 से 50000 लोग परमानेंटली डिसेबल हो गए और नियरली 1.5-2 लाख लोग टेम्पररी डिसेबल हुए। हालांकि इससे अफेक्टेड लोगों की पॉपुलेशन 5 लाख के करीब है। इन सबको भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए स्पेसिफिकली कंपेंसेशन अलॉट किया जाने वाला था। और आपको पता है 2-3 दिसंबर को हादसा हुआ 1984 में, इसके ऊपर जो लॉ था ना वो 85 में बनाया गया। सिचुएशन फर्स्ट, लॉ बाद में। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। देखो आगे। पीछे छूट गया तो लोकतंत्र का वो चेहरा जिस पर भ्रष्टाचार की मिट्टी पड़ी थी। 25,000 लोगों को मौत के मुंह में पहुंचाने वाले वारेन एंडरसन का इतनी आसानी से देश से निकल जाना हमारे देश के सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा था और औद्योगिक आतंकवाद के सामने हमारी सबसे बड़ी हार। भोपाल उस रात के बाद हमेशा के लिए बदल गया। 68 एकड़ में फैला यूनियन कार्बाइड का वो कारखाना आज भी 20 मीट्रिक टन जहरीला रसायन समेटे है। नाउ इफ यू कैन इमेजिन 20 मीट्रिक टन मिथिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड इज अ सब्सटेंस कि उसके अंदर एक निडल डुबा के अगर तुमको ऐसा तुच्छ कर दिया जाए तो विद इन 1 मिनट यू आर कल्टी। समझ में आया? ऐसा 20 मीट्रिक टन का पूरा कार्बाइड का मिथिल आइसोसाइनाइड का कंटेनर जमीन के अंदर स्टोरेज एरियाज में दफन है। अब वो धीरे धीरे लीक हो रहा है भोपाल में और उसका पूरा का पूरा कंटेंट वाटर बॉडीज जो होते हैं अंडरग्राउंड वाले उसके अंदर मिक्स हो रहा है। सो नाउ इट इज परमानेंटली डैमेजिंग सिचुएशन। ठीक है, आगे। ये केमिकल जमीन के रास्ते लोगों के पीने के पानी तक पहुंच रहा है और भोपाल के लोगों को जहर की धीमी खुराक दे रहा है। हादसे के बाद लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान सरकार और डाउ केमिकल में बदल चुकी यूनियन कार्बाइड के बीच 715 करोड़ रुपए के मुआवजे का समझौता हुआ, यानी हर पीड़ित के हिस्से में करीब $500 यानी करीब 30,000 रुपए आए। इस हादसे की वजह से करीब 2 लाख बच्चे विकृतियों के साथ पैदा हुए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15,274 लोग मारे गए, जबकि सरकार कुल 5,74,000 लोगों को भोपाल गैस त्रासदी का पीड़ित मानती है। जिस वारेन एंडरसन को इन लोगों का गुनहगार बताया जाता है, उसने 92 साल की उम्र तक शान शौकत के साथ अपनी जिंदगी अमेरिका के कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे बसे शानदार घर में बिताई। उसे न तो कभी कोई कानूनी नोटिस मिला, न कभी वो भारत आया और न कभी उसे भारत लाने की ईमानदार कोशिशें हुई। इसी के साथ आतंकवाद से लड़ते रहने वाला हिंदुस्तान औद्योगिक आतंकवाद के खिलाफ अपनी पहली और सबसे बड़ी लड़ाई हार गया। सितंबर 2014 में एंडरसन मर गया और उसकी मौत भी उस बेजान सिस्टम को झकझोर नहीं सकी जिसमें जान फूंकने की कोशिश करते करते 25,000 भोपालवासी अपनी जान दे चुके हैं। समझ में आया? अब देखना, जब हमने ये सिचुएशन झेला था इंडिया में, द डे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, आपको यकीन नहीं होगा पर इंडिया में उस वक्त इस ट्रेजेडी से निपटने वाला कोई लॉ ही नहीं था। There was no law which was penalizing any of such a person. ऐसा कोई लॉ नहीं था क्योंकि इतना बड़ा सिचुएशन इंडिया में देखा ही नहीं गया था कि भाई 3-4 हजार लोग मर गए एक साथ। ड्यू टू दिस इंडिया को नया लॉ बनाना पड़ा एंड दैट इज, लॉ का नाम आपने देखना, ऐसा भी नहीं प्रिवेंटिव लॉ है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉ है, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट। प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई, अभी हम सिर्फ उनके क्लेम प्रोसेस करने वाले, जो 715 करोड़ का मुआवजा है वो मुआवजा हम यहां पे लाने की कोशिश करने वाले। This is a situation, tragedy, and then they created a law. अब इसके बाद इंडिया में जो भी ऐसा सिचुएशन होता है ना, उसके लिए उन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी का ही लॉ का रेफरेंस लिया जाता है। कंसेप्ट समझ में आए? तो कोई भी लॉ आप ले लो, एनी डैम लॉ, इवन ट्रैफिक कंट्रोल वाला भी लॉ तब आया जब गाड़ियां इन्वेंट हुई, इनकम टैक्स भी तब आया जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत महसूस हुई। तो हर लॉ ये सिचुएशन बेस्ड होता है। कैसा होता है बोले बात उसे? सिचुएशन बेस्ड। और भी अगर मैं इसका एग्जांपल बोलूं तो डाउरी, डाउरी सुना है ना? होंडा, बारातियों का स्वागत तो पान परक से ही होना चाहिए। अरे बोलो यस सर, नो।
सो डाउरी, मुझे एक बात बताओ, डाउरी अभी अभी आया है बहुत पहले से था? बहुत पहले से डाउरी सिस्टम था, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भी अभी अभी आया करके, बट फिर भी उसका ईयर देखना एक्ट का क्या है बोले एक बार, 1961। चाइल्ड मैरिज और डाउरी, इन चीजों की वजह से पहले स्त्री भ्रूण हत्या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया में, अभी अभी काफी कर्टल डाउन हो रही है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डाउरी वाला सिस्टम। नेक्स्ट वाला, ये फोटो देखा है कभी? कौन है? जोर से बोलो, कौन है? कसाब है, बोलो हाँ है ना। इसको हैंग टिल डेथ किया गया था। इसमें भी ह्यूमन राइट्स वाले आए थे कि नहीं नहीं इसको फांसी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। मेरी तो इच्छा हो गई थी उनको भी चढ़ा दो साथ में। बोलो हाँ है ना। सो बेसिकली कसाब। और दूसरा वाला, इसके ऊपर तो पिक्चर भी बनी है, हाँ है ना। मेरे को ऐसे एक सवाल का अभी भी जवाब नहीं मिला, पूछो क्या? अरे जोर से पूछो क्या? सेल्फ डिफेंस के लिए AK-46 रिवॉल्वर वगैरह नहीं मिलती क्या लाइसेंस वाली, जब आप सेलिब्रिटी वगैरह हो? उन्होंने क्या कंटेंशन दिया, सेल्फ डिफेंस के लिए AK-46 रखिए। AK-46, मेरे को कल सेल्फ डिफेंस के लिए AK-47 चाहिए और एक न्यूक्लियर बॉम्ब। ना मेरे को चाहिए, मेरे पाइजे मंजे चाहिए, मंजे पाइजे। क्या मैं रख सकता हूं? बोलो हाँ है ना। अरे बोलो हाँ है ना। लड़कियों को तो और टेंशन है, लड़कियां बोल रही है मेरे को 5 ग्रेनेड चाहिए, किसी ने छेड़ा? बोलो हाँ है ना। तो सेल्फ डिफेंस के लिए रिवॉल्वर मिलती है, वो भी लाइसेंस रिवॉल्वर मिलती है। दैट इज नॉट अ कंटेंशन एट ऑल टू बी कंटेंडेड। बट ठीक है, पिक्चर अलग बात है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो ऑल इन ऑल इन सब चीजों से मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं कि लॉ ये सिचुएशन बेस्ड होता है। कैसा होता है बोले एक बार, उसे सिचुएशन में, पहले सिचुएशन आएगी फिर लॉ। आपको होता है ये जो एक्ट है, एक्ट का नाम पढ़ो, क्या है बोले एक बार? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ईयर कौन सा है? 2002। इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के पहले 1985 में एक लॉ था, टाडा। यहां नाम लिखा है इसका, एक बार इसका नाम पढ़ना, टेररिज्म ऑर्डिनेंस, सॉरी माय मिस्टेक, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन, दैट इज क्या बोले एक बार? टाडा। 1985 का टाडा हमारे पास जब था टेररिज्म के खिलाफ वाला, उसके बाद भी 1993 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट से लेके हम 10 साल तक चिल्ला रहे थे टेररिज्म का एक्ट बदलो, टेररिज्म का एक्ट बदलो, उन्होंने नहीं बदला। और फिर 2001 में पार्लियामेंट में हमला हुआ। वो है ना याकूब मेनन, टाइगर मेनन, उसको फांसी पे क्यों चढ़ाया गया? मेन प्लानर ऑफ द पार्लियामेंट अटैक, है ना। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, तब जाके इन लोगों की फटी, अरे ये तो यहां तक आ गए, अभी नया लॉ बनाना बहुत जरूरी है। और तब जाके 2001 का अटैक, लॉ का ईयर देखो, सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। जोर से बोलो, क्या बोलना है? सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। तो ऐसे कई एग्जांपल है, हर एग्जांपल ऐसा ही है। आप कंपनीज एक्ट बोलो, उसका भी हिस्ट्री है देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेम हिस्ट्री। हर लॉ का हिस्ट्री है, हर लॉ सिचुएशन बेसिस है। सिचुएशन है तो लॉ है, सिचुएशन नहीं है तो लॉ कोई भी नहीं बनाएगा। लोग पागल नहीं है टाइम पास करने के लिए लॉ बनाने के लिए। अगर सिचुएशन से डैमेज होगा तो लॉ बनाया जाएगा, सिचुएशन में नहीं लिखा है तो लॉ बनाया नहीं जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जोर से बोलो सर। नो, तो अभी आपको आपके रजिस्टर के अंदर लिखना है, आ जाओ, ये सेंटेंस, ठीक है। पहला सवाल तो ये लिखना, व्हाई लॉ इज मेड, व्हाई लॉ इज मेड। गर्मी हो रही है आपको? इधर गर्मी हो रही है, ये ठंडी लग रही है। अच्छा, कंपनीज एक्ट में है ना, बताऊंगा, डोंट वरी। कंपनीज एक्ट में आएगा। मिसमैनेजमेंट का सीधा केस होता है कंपनीज एक्ट में। ऐसे केस में उस वक्त कंपनीज एक्ट अलग था, अभी अलग है ना। उस वक्त 1956 वाला था। इधर एसी ऑन है? चलो सेंटेंस लिख लिया सबने?
डन। ओके इसके बाद ये सेंटेंस के बाद तुमको लॉ के सिर्फ नाम लिखने हैं, जो मैंने 3 लॉज दिखाए उनके सिर्फ नीचे नाम लिखने हैं, एक के बाद एक, दैट्स ऑल। पहला ये भोपाल गैस लीक डिजास्टर वाला नाम लिखना, लिखा सबने? दूसरा वाला ये लिखना, डाउरी। लिख लिया सबने? एंड थर्ड वाला कौन सा था बताओ बच्चों? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा। चलो डन एवरीबॉडी? ओके सो एक बार मुझे वापस बोलो, लॉ क्यों बनाया जाता है? जोर से बोलो, क्यों बनाया जाता है? सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। तो डिसीज समझ में आया सबको? ये डिसीज की वजह से रूल्स एंड रेगुलेशन बराबर है, ये डिसीज की वजह से पब्लिक का कंट्रोल एकदम बराबर है, ठीक है? ये होने के बाद अगला सवाल, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड? ऐसे कौन से फैक्टर है जिसके लिए लॉ बनाया जाता है? जैसे अभी अभी हमने देखा, सबसे पहला फैक्टर, अगर आपको लोगों को क्या रखना है? सेफ, टेररिज्म से सेफ रखना है, डैमेजेस से सेफ रखना है, तो सबसे पहला फैक्टर जोर से बोलो कौन सा है? और जोर से बोलो कौन सा है? सेफ्टी फ्रॉम टेररिज्म, सेफ्टी फ्रॉम बॉम्ब ब्लास्ट, सेफ्टी फ्रॉम प्रॉब्लम्स, यस और नो? सेफ्टी तो मिला, पर दूसरी चीज आपको लॉ के साथ में मिलनी चाहिए, वो है बेनिफिट। आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट सवेरे हुआ होगा ना? हाँ है ना? इनकम टैक्स एक्ट का पहला पोर्शन जब टैक्स जमा होता है तो बजट में से अलोकेट किया जाता है इंडियन डिफेंस को। किसको डिफेंस, किसको अलॉट किया जाता है? इंडियन डिफेंस। जो किसके लिए अलोकेट किया जा रहा है? सेफ्टी। लेकिन इसका इमीडिएटली दूसरा पोर्शन लगाया जाता है आपके एयरपोर्ट्स, आपके रेलवेज, आपके बस सर्विसेज, इसके लिए। मतलब दूसरी चीज क्या दी जा रही है? बेनिफिट। समझो एयरपोर्ट, बस सर्विसेज नहीं होते और आपको ट्रैवल करना है, आज के डेट में अगर अभी चाहो कि मेरे को अभी उठ के दिल्ली जाना है, अभी उठ के मेरे को मुंबई जाना है, यू कैन इजीली गो देयर, यस और नो? ओनली बिकॉज कि अभी लॉ आपको क्या दे रहा है? बोले एक बार उसे बेनिफिट। पब्लिक का पैसा जमा करके पब्लिक के भले के लिए यूज किया जा रहा है। और फिर थर्ड पार्ट आता है, पहले तो वापस जोर से बोलना, पहला कौन सा है? और जोर से बोलो कौन सा है? दूसरा कौन सा है? बेनिफिट। तीसरा है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। व्हाट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स? आपको सेफ्टी मिले, आपको बेनिफिट मिले, लेकिन आपके कॉस्ट पे मिले या किसी और के कॉस्ट पे मिले? खुद के कॉस्ट पे मिलना चाहिए, किसी और के कॉस्ट पे मिलना चाहिए? अगर तुम चोरी चकारी करते हुए पुलिस पीछे पड़ गई, चोरी चकारी करोगे तो बेनिफिट दूसरे के कॉस्ट पे ऊपर है, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस पीछे पड़ जाएगी, यस और नो? सो व्हाट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर? खुद के नाम पे बेनिफिट, खुद के नाम पे सेफ्टी, लेकिन खुद के कॉस्ट पे। किसके कॉस्ट पे? बोले एक बार जो से, खुद के। समझ में आने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है? एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं छोटा सा, रेडी? लेट्स गो। मुंडी उंडी सटको, ऐसे स्ट्रेट बैठो, दोपहर का समय गया। ओके लेट्स गो। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। अभी अपन सीए कर रहे हैं, अभी अपना एग्जाम कब है बोलो? नवंबर 20। एग्जाम अटेम्प्ट नहीं है, एग्जाम है अपना,
ठीक है। सो नवंबर 20 में अपना एग्जाम है, ये अपन पास हो जाएंगे, फिर 3 साल में सीए फाइनल, मतलब नवंबर 2023, मतलब जनवरी 2023 18 जनवरी को तुम बन गए सीए। क्या बन गए? स्माइल दो, सीए बना रहा हूं जिंदगी के अंदर, ऐसे कैसे चेहरे करके बैठे रहते हो, सीए बन गए। स्माइल दो अच्छी से, बोलो ई, ठीक है, तो तुम बन गए सीए। आदमी सीए क्यों करता है? उसका एक ख्वाब होता है कि सीए करने के बाद मैं बहुत पैसे कमाऊं, मेरा एक छोटा सा बंगला हो, बोलो हाँ है ना, मेरी एक छोटी सी गाड़ी हो और मेरी एक सुंदर सी, लड़कियों के लिए सुंदर सा, हाँ ठीक है, सो मेरी एक सुंदर सी बीवी हो, ये सुनो, सपना है नहीं है? बहुत जोर से है लगता है, नहीं है सपना, बोलो हाँ या ना। इसी के लिए तो सीए कर रहे हो ना, ये 5 साल की जवानी क्यों झंड किए जा रहे हो? एक ही तो चीज है, इंस्टीट्यूट का कॉन्फ्रेंस हो रहा था, प्रेसिडेंट आया था स्पीच देने के लिए, एक आदमी ने उठ के पूछ लिया, सर सीए करने के लिए कितना कॉस्ट लगता है? बोले मॉनिटरी तो बहुत कम लगता है, लेकिन जवानी पूरी खर्च हो जाती है। बोलो हाँ या ना। तो तुम सीए कर रहे हो, अब तुमने समझो सीए कर लिया, करोड़ों कमा रहे हो, छोटा सा बंगला लिया 8-10 BHK, हर रोज अलग अलग रूम में सोऊंगा बोलो हाँ है ना। और फिर तुम सच में एक छोटी सी गाड़ी ली, नैनो। कौन सी गाड़ी ली? नैनो से बेटर कार नहीं है ड्राइविंग सीखने के लिए, कितनी भी ठोको 1.5 लाख का खर्चा, पूरी गाड़ी रिप्लेस हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। तो तुमने नैनो कार परचेस की भाई, गाड़ी सीखने के लिए, चलाते आती नहीं थी, सिर्फ थ्योरेटिकली पता था कि ये क्लच, ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक, पता है ये हाँ है ना। तुमने नैनो ली चिली रेड कलर की, 4 सिग्नल दूर से दिख जाए ऐसी वाली। जिस दिन तुमने नैनो ली, तुम बोले कार मेरी, दिन मेरा, आज सब मेरा है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा चलाऊंगा। टाटा के शोरूम को फोड़ के नैनो बाहर निकाली तुमने। कार आई रास्ते पे, तुमने एक्सीलरेटर पे पैर फेविकॉल लगा के चिपका दिया कि ये इससे नहीं निकलेगा अब, ठीक है, और फुल स्पीड में गाड़ी भगा, नैनो है 60-70 मैक्सिमम, ठीक है, फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहे हो, खिड़की की वजह से विंडशील्ड नीचे, एयर फोर्स आ रहा है अंदर ऐसे पूरा, ठीक है, फुल मजे से गाड़ी चला रहे हो, ताकत से गाड़ी चल रही है गाड़ी, हाँ एकदम जोर से तुम है, ठीक है, सामने आया रेड सिग्नल, ठीक है, तुमने लॉ पढ़ा था, फिर तुमको मेरी शक्ल याद आई, तुमको और गुस्सा आया, और एक्सीलेटर दबाया तुमने, और तुमने रेड सिग्नल तोड़ दिया, और जाके बीच चौराहे पे BMW 7 सीरीज को ठोक दी। BMW 7 सीरीज, नैनो, BMW 7 सीरीज का टायर, सिर्फ टायर विथ इट्स एक्सेल 1,75,000 रुपए का आता है, जिसमें पूरी की पूरी, समझ रहे हो, 80 लाख रुपए की गाड़ी, 1.5-2 लाख रुपए का टायर और एक्सेल आएगा उसका, बोलो हाँ है ना। तुमने गाड़ी ठोकी, तुम गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे, यहां अच्छा लग रहा है, BMW वाला नीचे उतरा, बाहर निकल, तुम बोले हाँ क्या गाई है, बाहर निकल, क्या कर दिया तूने जिंदगी में, तुम बाहर ही निकले, उसने खिड़की से खींच के आपको बाहर निकाला, बाहर निकल, तुम बाहर आए, ये क्या कर दिया, ठोक दी, 5 लाख का खर्च हुआ, 5 लाख दे, तुमने चाबी निकाली नैनो की, ये रख, मैं आता बाय। मुझे एक बात बताओ, तुम गाड़ी चला रहे हो, हवा तुम्हें लग रही है, खुश हो, बेनिफिट तुम्हारा, सीट बेल्ट लगाई नहीं लगाई, तुम गाड़ी खुद के हिसाब से चला रहे हो, सेफ्टी तुम्हारी, पर तुमने लॉ तोड़ा और कॉस्ट किसको लगा? BMW 7 सीरीज। क्या ऐसा होना चाहिए? इट हैड बी योर कॉस्ट, इट शुड बी योर कॉस्ट। अब समझ में आया, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। एवरीबॉडी यस और नो। और फिर 3 एलिमेंट हो गए, हाँ 3। सबसे पहला कौन सा? आप बिल्कुल मेरे को बिल्कुल पहनने, आप जोर से बोलो। दूसरा बोलो। तीसरा, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? वो बोलते हैं ना, भारत माता की इनकलाब। पहला क्लॉज, अरे बोलो ना निकम्मो। पहला क्लॉज, दूसरा क्लॉज, तीसरा क्लॉज।
वो 3 बार बोलते हैं ना जय जय जय, तो ये 3 बार वाला है, ठीक है। और लास्ट वाला एथिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स? हाँ, ये तो मैं सुनना चाहूंगा। व्हाट इज एथिक्स? एनीवन रेज योर हैंड, प्लीज टेल मी। हाँ, राइट और रॉन्ग डिसाइड करने को एथिक्स बोलते हैं, बराबर है? राइट और रॉन्ग डिसाइड करके रॉन्ग करने को एथिक्स बोलते हैं, नहीं? हाँ, आगे मॉरल्स। अच्छा, मॉरल और एथिक्स एक होते हैं, अलग होता है? अलग होता है, बट फिर भी वी कैन कंसीडर। क्या होता है मॉरल्स? लड़कियों की तरफ से बहुत जोर से आवाज आई, अलग होता है? एनीवन? नहीं सर, वो सिर्फ अलग होता है। वो नहीं पता कैसे। ओके, क्या अलग होता है? यस? अच्छा, अपने वाले मॉरल्स होते हैं और एथिक्स पब्लिक वाले होते हैं। ये मतलब बहुत आसान है। अपने वाले मॉरल्स होते हैं, पब्लिक वाले, चलो कोई बात नहीं। अपने वाले मॉरल्स होते हैं, पास करोगे ना? दूसरे लड़की के हाथ में चॉकलेट देना कतई खतरे से खाली नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है? पास करना। आगे, और इधर लड़कों में एथिक्स वगैरह फॉलो करते हो कि छोड़ दिया? हाँ, ओके, भाई ने इंग्लिश में बोला, बहुत जबरदस्त, ट्रांसलेटर मैं हूं, ठीक है? सुनना, सही चीज करना जब तुमको कोई और फोर्स नहीं कर रहा, मतलब इथिक्स। वो कहता है ना, सही आदमी सही होता है, भले ही कोई ना देखे वो सही काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं? बराबर, शानदार बेटा, पास करोगे? ओके, और कोई? हाँ मैम, मॉरली एक्सेप्टेबल। ओके, चलो, सॉरी। वो ये लोग इस गुस्से से देख लिया है। ओके, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। सिर्फ कैडबरी खाने के लिए आंसर मत दो, नहीं तो कोई भी आंसर। हाँ बोलो, हाथ रेस किया था ना इधर? अच्छा, जनरल ह्यूमन वैल्यूज। जनरल ह्यूमन वैल्यूज सुना है कभी? इधर हथियार डाल दिया भाई। ओके, जनरल ह्यूमन वैल्यूज वी कैन कंसीडर, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। ओके, पीछे पास करना। हाँ, कोड ऑफ डू एंड डोंट्स। डू एंड डोंट्स तो सुना होगा ऑफ कोर्स, हाँ है ना? चलो, सो व्हाट इज एथिक्स? सिंपल वर्ड है, सिंपल डेफिनेशन है सर, इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू डिफाइन। क्या बोलना? यही इथिक्स होता है ना? नहीं? ओके, पहले तो इथिक्स समझते हैं। फाउंडेशन पास हुए थे अभी? एनी रैंकर्स आउट देयर? रैंकर्स? लंबी पार्टी की हुई दिख रही है। ओके, गुड। जो भी लोग रैंकर्स है, पार्टी वार्टी दी लोगों को? क्या फायदा जिंदगी के अंदर? ये पापी लोग हैं सबके सब रैंकर्स, जो रैंक लाके पार्टी ना दे, है हद है जिंदगी में, ठीक है? सो रैंकर आने के बाद में पार्टी जरूर देनी चाहिए। आपको पता है, रैंकर से भी खुशी एक और आदमी को होती है, जो शार्प 200 पे पास होता है। बोलो हाँ, कितने लोग 200 पे पास हुए? हाथ रेस करो। उधर तो कांग्रेचुलेशन भी शुरू हो गया। इन्होंने पक्का पार्टी दी होगी सबको। ये लोगों के दुआओं से जरूर पास हुए हैं सबके सब, ठीक है? चलो, वेरी गुड। अब मैं ये बात कर रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। जब आपने पार्टी की होगी, थोड़ा पार्टी वाला माहौल बनाते अपन। सतरंगी लाइट चाहिए ना थोड़ी सी, हाँ है ना? तो तुम पार्टी में गए, लोग डांस कर रहे हैं, समझो, मतलब सब तुम्हारे जैसे ही कर रहे हैं। सो पार्टी तुम दे रहे हो, तुम्हारे दोस्त डांस कर रहे हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब तुम पार्टी में डांस कर रहे हो जोर जोर से, और तुम्हारा डांस मतलब गणपति डांस, और दूसरा आता कौन सा है अपने को, हाँ है ना? तुम शुरू हो गए, ठीक है? एक आदमी ऐसे दूर बैठा है और तुमको गुस्से से देख रहा है। आदमी दूर बैठा और तुमको गुस्से से देख रहा है, पता नहीं क्यों, तुम्हारा डांस ही ऐसा होगा शायद। तुम फिर भी डांस करते रहे। थोड़ी देर बाद वो आदमी उठा, तुम्हारा डांस स्लो हो गया। उसने एक बोतल उठाई और स्लो हो गया। पीली नहीं रे निकम्मे। उसने फिर बोतल फोड़ी, फाट, बोतल फोड़ी, फूगा फोड़ा। सो उसने बोतल फोड़ी और डांस कम हो गया, और उसने तुम्हारी तरफ भागना शुरू कर दिया। मुझे बताओ, रीजन पता हो ना पता हो, अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे नहीं भागोगे?
तुम्हारा दोस्त रोकेगा, अबे क्यों डर रहा है, तो फाउंडेशन पास हुआ, तेल लेने गया, फाउंडेशन। अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे, तुम आगे भाग रहे हो, पीछे भाग रहा है, तुम आगे वो पीछे, कभी तुम उसके आगे वो तुम्हारे पीछे, कभी वो आपके आगे तुम उसके पीछे। टू मच फन। बोलो हाँ है ना। फिर तुम 2-3 किलोमीटर भाग लिए, फिर तुमने सोचा मैं क्यों भाग रहा हूं, फिर तुमने 2 बॉटल उठाई, तुमने 2 बॉटल फोड़ी, तुम उसके तरफ पलटे और तुमने उसको बोला आ। भैया 2 केसेस है। कितने केसेस है? 2। पहले केस में उसको पार्टी में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था और तुमको डबल मजा आ रहा था, इसलिए उसने बॉटल ली और तुमको मार दी। मर्डर 1, मर्डर 2, मर्डर 3। तीन रिलीज हुए थे ना पार्ट, हाँ है ना। पहला वाला तुमने जरूर देखा होगा, हाँ है ना। सो बेसिकली देखा जाए तो उसने मर्डर कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, उसने मजे मजे के लिए तुम्हारा मर्डर कर दिया, इथिकल है अनइथिकल है? अब तुम तो मर गए ना, रुको, तुम्हारा छोड़ो, आजू बाजू वालों को पूछो, वो क्या बोलेंगे, इथिकल है अनइथिकल है? बराबर पक्का अनइथिकल है? आर यू वेरी श्योर? किसी का ओपिनियन अलग? पक्का श्योर? वही दूसरे केस में उसने तुमको बॉटल मारने के पहले तुमने उसको 2 बॉटल मारी, उससे एक ज्यादा, उससे डबल, एक ऊपर एक नीचे, मतलब पेट में, एक गले पे एक पेट में रे। सो तुमने उसको 2 बॉटल मारी। अब मुझे एक बात बताओ, सेल्फ डिफेंस में उसने तूने उसको 2 बॉटल मारी, तो इथिकल है अनइथिकल है? अच्छा, मतलब तुम करो तो रासलीला और वो करे तो कैरेक्टर डीला है, वो मैं करूं तो साला। तो तुमने अगर उसको 2 बॉटल मारी तो इथिकल हो गया, और उसने तुमको मारा तो अनइथिकल। क्यों? सेल्फ डिफेंस में मारा। यही डिफरेंस होता है इथिक्स में। अगर तुम सही चीज का सिलेक्शन कर लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, देन इट इज कॉल्ड इथिक्स। भगवत गीता में लिखा है, धर्मः मतिभ्यः उत्कृतः। धर्म मतलब इथिक्स, मति मतलब दिमाग, उद्गृतः मतलब जन्म लेता है। तुम्हारा धर्म तुम्हारे दिमाग से ही जन्म लेता है। तुम स्टूडेंट हो, धर्म स्टूडेंट है, पढ़ना चाहिए, इथिक्स है। सवेरे 7 बजे क्लास है, नहा धोके पूजा वगैरह करके, क्या पूजा? पूजा भी पूजा करके नहीं आ रही है सर? बोलो हाँ है ना। तो आना चाहिए। हाँ सर, कैसे वैसे पहुंच जाए वही बहुत है जिंदगी के अंदर, हाँ है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो धर्म मतलब इथिक्स, तुमको क्या सही फॉलो करना है। देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड मॉरल्स? इथिक्स ये सबके लिए एक जैसे होते हैं। जैसे तुमने देखा, मर्डर किया तो तुमने भी अनइथिकल बोला, सबने भी अनइथिकल बोला। लेकिन मॉरल ये इनर वैल्यूज है, ठीक है। सम एनी जैन आउट देयर? जैन लोग बोलो हाँ है ना। जैन लोग नॉनवेज वगैरह बिल्कुल नहीं खाते। तो समझो अब ये लोग हैं, इनमें से कोई जैन आउट देयर, हाथ रेस करो एक जन। हाँ नाम बोलो बेटा। श्रेयांश ना, बैठो बैठो, श्रेयांश, ठीक है। तो समझो डांस बार, वही जो डांस बार नहीं सॉरी, बार भी नहीं सॉरी, जो डांस फ्लोर पे वो मर्डर का सीन चल रहा था, श्रेयांश ने बॉटल उठाई, सेल्फ डिफेंस में मारने की कोशिश की, पर वो जैन है। मार सकेंगे ऐसे? मैंने जहां तक सुना है, जैन लोग खुद के सिस्टम के बहुत एकदम मॉस्किटो या किसी भी इंसेक्ट्स को भी नहीं मारते। ये तो खड़ा आदमी है, बोलो हाँ या ना। तो उसने बॉटल ली, बोले रुक मैं जैन हूं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ या ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये हुआ मॉरल। ये क्या हुआ? मॉरल। तुम मार देते तो इथिक्स है, पर तुम्हारे घर पे सिखाया गया नहीं भाई, किसी की जीव की हानि नहीं करनी चाहिए, हुआ मॉरल। कंसेप्ट समझ में आया? बोलो हाँ है ना। क्लियर है? उसमें भी कोई है मराठा शिवाजी महाराज कोई है? हाथ रेस को कोई है? बोलो हाँ है ना। इनको बोलो ये तो उसको भी मार दे, उसके पीछे वाले को भी मार दे। तू उसके पीछे क्यों खड़ा था निकम्मे? समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। सो दीज आर मॉरल्स, दीज आर वेरी सिंपल। क्षत्रियों को सिखाया जाता है कि भाई तुमने मारने के लिए कोई टेंशन नहीं लेना, धर्म की रक्षा के लिए मारो, मॉरल हो गया। जैन के लिए सिखाया जाता है कोई जीव को हानि नहीं करना, मॉरल हो गया। पर इथिक्स सबके लिए एक जैसा होता है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? तो 4 चीजें लॉ बनाने के लिए कंपलसरी है बेटा। कितनी चीजें? जोर से बोलो एक बार। 4। सबसे पहला कौन सा है? जोर से बोलो, सेफ्टी। दूसरा कौन सा है? बेनिफिट। तीसरा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, और चौथा इथिक्स। इसमें भी गौर से सुनना, पहले 2 लॉ के अंदर लिखने पड़ते हैं।
WR, अच्छा मेरे स्पेलिंग के बारे में बोल दूं, मेरे स्पेलिंग और इंग्लिश बहुत जबरदस्त है, इतनी अच्छी है कि तुमको समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, वो होता है ना US इंग्लिश, फिर UK इंग्लिश, फिर DK इंग्लिश, समझ में आ रहा है सबको? तो स्पेलिंग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, जब CA फाइनल का मेरा पेपर लिखने के लिए आया था और मेरे को स्पेलिंग नहीं आता था, जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का स्पेलिंग कहां से शुरू होता है? उसको पसाइकोलॉजी क्यों नहीं बोलते? तो मेरे को समझ में नहीं आता था, तो मेरे को यह पता था साइकोलॉजी का P से शुरू होता है, पर अगला नहीं आता था ना, तो मैं ऐसे लिखता था। वैल्यूअर ने ढूंढ लिया कि यही वर्ड होगा और मैं पास हो गया। तो स्पेलिंग एडजस्ट करना जरूर। सो पहले दो क्लॉजेस रिटर्न होते हैं, पहले दो क्लॉजेस क्या होते हैं? रिटर्न। सेफ्टी बेनिफिट लिखा जाता है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, और एथिक्स अज्यूम्ड होता है। ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसके अंदर पहला सेंटेंस ये होगा दिस लॉ इज वेरी इथिकल। ये अजम्पशन है भाई। अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, क्या सेक्शन 1 में लिखा था दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इथिकल, रिमेनिंग प्रोविजंस आर अनइथिकल? तो ऑब्वियसली लास्ट दो प्रोविजन ये क्या होते हैं बोले एक बार, जो से अज्यूम्ड होते हैं। लास्ट बेंच, अरे भर अंडमान निकोबार, क्लास में ऐसे नींद आने लग गई ना, इंस्टेंटली हॉल का आर्किटेक्चर इंटरेस्टिंग हो जाता है ना? है इधर, ठीक है। सो याद रखना, लास्ट दो वाले क्या है बोले एक बार, जो से अज्यूम। पहले दो क्या है बोले एक बार, लिखने हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? अब ये अज्यूम्ड है इसलिए कभी लिखते नहीं है, पहले दो लिखना जरूरी है। अब सवाल यह है, अगर पहले दो लिखना जरूरी है तो पहले दो में से भी इंपॉर्टेंट कौन सा है, सेफ्टी या बेनिफिट? जोर से बोलो, कौन सा इंपॉर्टेंट है? सेफ्टी। तो एक सिंपल सा सवाल मैं तुमको पूछ रहा हूं, आ जाना बोर्ड के ऊपर। अगर मैं सेफ्टी और बेनिफिट ये क्लॉज को लूं और मैं 4 डिफरेंट टाइप के लॉज बनाऊं, तो तुमको सिलेक्ट करना है कि इसमें से बेटर लॉ कौन सा होगा। ठीक है, एक एक लेते हैं। पहला लॉ का ड्राफ्ट बनाया जिसमें कोई भी सेफ्टी नहीं है और जिसमें कोई बेनिफिट भी नहीं है, क्या यह लॉ बन सकता है? सब जन बोलो, बन सकता है? नहीं। दूसरा लॉ का ड्राफ्ट बनाया जिसमें सेफ्टी नहीं है पर बेनिफिट है, क्या यह लॉ बन सकता है? ऐसा लॉ किस काम का? जो लोगों को डैमेज करे और तुमको बेनिफिट दे, क्योंकि सेफ्टी तो नहीं है ना। तीसरा वाला सेफ्टी है पर बेनिफिट नहीं है, सब जन बोलो, क्या यह लॉ बन सकता है? एवरीबॉडी, लास्ट बेंचेस, क्या यह लॉ बन सकता है? कोई एग्जांपल इसका? अभी बताया था ना टेररिज्म वाला। टेररिज्म वाला लॉ कोई आपको बेनिफिट देता है? ऐसा लिखा है टेररिज्म में कि इंडिया का इंडिपेंडेंट पर्सन हो तो एक रिवॉल्वर कम से कम लेके घूमने चाहिए, लड़कियों के तो बोला 5 ग्रेनेड, एक आधा न्यूक्लियर बॉम्ब, बोलो ऐसा है कहीं? नहीं। तो ये है टेररिज्म वाला लॉ। पहले दो के एग्जाम्पल इसलिए नहीं है बिकॉज पहले दो लॉ ही नहीं है, पहले दो लॉ ही नहीं है, तो एग्जाम्पल कहां से आएगा? तीसरा है इसलिए उसका एग्जाम्पल है। चौथा सेफ्टी भी है बेनिफिट भी है, फिर क्या ये लॉ बन सकता है? जरूर बन सकता है मित्रों, मेरा प्यारा देशवासियों। सेफ्टी और बेनिफिट ये दोनों मिलकर ही लॉ बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई और उनकी बहनों, अरे भाई और बहनों, सॉरी बुरा मत मानो ऐसे। सो भाई और बहनों, मुझे बताओ लॉ में सेफ्टी और बेनिफिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे बोलो ना, हाँ या ना। मोदी जी निपट जाएंगे जिंदगी के, जल्दी बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो पहला प्रेफरेंस हम किसको देने वाले हैं बोले एक बार? सेफ्टी और बेनिफिट जहां दोनों है, और दूसरा प्रेफरेंस जहां पे सिर्फ सेफ्टी। समझ में आया क्या? अरे बोलो हाँ या ना, लिख के रखो इसको। पहले तो एक सवाल लिखना, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड? What are the factors on which law is based? कितने फैक्टर्स है बच्चों? चारों के चारों एक के नीचे एक लिख दो फटाफट। याद है? पहला बोलो कौन सा था? दूसरा, तीसरा और चौथा एथिक्स। वैसे फायर फाइटर सुने आपने? ये तो एक्सप्लेन करना रह गया अपना। फायर फाइटिंग सिस्टम सुना है आपने? फायर फाइटर्स अगर आपको पता होगा तो सेफ्टी और बेनिफिट का कंबाइन एग्जांपल है। नॉर्मली अगर कहीं आग लग गई, दुकान में, घर पे, दिल में नहीं सॉरी,
कहीं आग लग गई तो फायर फाइटर्स आते हैं और आग बुझाते हैं, अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर आपको शायद नहीं पता, पूना में, महाराष्ट्र में एटलीस्ट जहां तक मेरे को पता है, अगर कोई बिल्डिंग आप 11 स्टोरीड से ऊपर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, 11वां मंजिल और उससे ऊपर, तो उस बिल्डिंग में कंपलसरी फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना कंपलसरी है। समझ में आ रहा है? तो उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में भी हम फायर फाइटर्स को यूज करते हैं। फायर फाइटर्स कई बार हमारे जो एयरपोर्ट्स होते हैं, बस सर्विसेज होती है, रेलवेज, इनके बड़े कंस्ट्रक्शंस में भी यूज किए जाते हैं, बिकॉज उनको अच्छा खासा ट्रेनिंग दिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड हाइट वाले सिचुएशन में टेक्निकल चीजों को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है? अभी पुणे में पूरा का पूरा मेट्रो बन रहा है, बोलो हाँ है ना। तो आपने शायद कहीं देखा होगा फायर फाइटर्स पूरे के पूरे उनके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब यूज किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ। नाउ मेट्रो इज नॉट फॉर सेफ्टी, मेट्रो इज फॉर, जोर से बोलो, बेनिफिट। तो फायर फाइटिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बोथ ऑफ देम, सेफ्टी एज वेल एज केवल एक बार बेनिफिट। ठीक है, तो अब सेफ्टी और बेनिफिट आपने सब एक के नीचे एक लिखे है। सेफ्टी और बेनिफिट के सामने लिखना दे आर नीड टू बी रिटन इन द लॉ, उसको करली ब्रैकेट करना सेफ्टी और बेनिफिट को, और लिखना दे नीड टू बी रिटन इन द लॉ, दे नीड टू बी रिटन इन द लॉ। Not at the cost of other or ethics में, they are assumed in the law. They are assumed in the law. चलो डन एवरीबॉडी, बोलो हो गया है नहीं हो गया? ओके, उसके बाद वो टेबल कॉपी करना है जो मैंने दिखाया था, दिस वन, राइट इट डाउन। भी लिख के रखना, एग्जाम्पल भी लिख के रखना। पोटा, पोटा मतलब बच्चों प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, और दूसरा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का ईयर कौन सा है? ताजा ताजा पढ़ा होगा ना, 1961। डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ है ना। आगे बढ़ूं मैं पक्का? चलो लेट्स गो। अब इसके बाद अगला सवाल जो आता है वो है हाउ लॉ इज मेड। इंडिया में लॉ कैसे पास किया जाता है? एनीवन? कहां पास करते हैं? पार्लियामेंट में। और मैंने सुना विजय सर ने एक और चीज बताई आज सवेरे सवेरे, प्रेसिडेंट भी बना सकता है, उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। बट विजय सर ने सिर्फ दो चीजें बताई, पार्लियामेंट में लॉ पास होता है और प्रेसिडेंट अमेंडमेंट करता है ऑर्डिनेंस का। सवाल है कैसे? कैसा है? वो इनकम टैक्स पढ़ा रही है इसलिए वो प्रोसेस नहीं बोल सकते, पर अपन तो लॉ पढ़ रहे हैं। लॉ, बोलो हाँ या ना। सो व्हाट इज अ प्रोसीजर? हाँ, फिर पहले बिल ड्राफ्ट करते हैं, फिर सभी लोग बोल रहे हैं, ऐसे फेंकनी पड़ेगी मेरे को कैडबरी। हाँ, कोई हाथ रेस करो और स्ट्रेट बोलो, दन 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 दन। हाँ, ओके, प्रेसिडेंट का साइन चाहिए। सवेरे सवेरे पढ़ा है ना, हाँ है ना। चलो वेरी गुड, सब्सटेंशियली सही है। और कोई कुछ ऐड करना चाहे? यू स्टिल हैव बहुत कैडबरी। हाँ,
यस प्लीज। हाँ, उसके बाद में वो होता है। अच्छा, क्या बोला, क्या पास करो जरा। प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट करते हैं पहले और फिर उसके बाद में ये प्रोसेस लगाई जाती है। सही है, सिचुएशन डिमांड्स द लॉ, पास करना। और कोई? क्या फेंक दी? पहुंचेगी ना उसके पास। ओके, हाँ, प्रेसिडेंट ने बिल जनरेट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, वापस आ सकता है पार्लियामेंट में। ओके फाइन, हाँ, सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं। रुको, होल्ड, अभी पास करो पीछे। तुम सब बोल रहे हो ना, वो सब सही है, एब्सोल्युटली राइट। एवरीबॉडी प्लीज कीप कॉन्सेंट्रेटिंग, ठीक है? मुंडी मुंडी रखो, स्ट्रेट बैठो, मेरे तरफ ध्यान दो। अब ये बहुत जरूरी चीज आने वाली है जिंदगी में। सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुना है? बात यहां से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का सबसे पहला लॉ कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कब बना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 1950 में। कौन सा दिन? 26 जनवरी मनाते हैं, पता है क्यों मनाते हैं अपन? सर वो उस दिन ना छुट्टी होती है, इसलिए। हर स्कूल में सर चॉकलेट मिलती थी, पीटी करवाते थे, छोड़ देते थे। कि म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ते थे का? ओके, सो मुझे एक बात बताओ, 26 जनवरी क्यों मनाते हैं अपन? 26 जनवरी क्यों मनाते हैं निकम्मो? मेरे देश के आजाद नागरिक को 26 जनवरी लॉ की क्लास में अपन बोलो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी से शुरू हुआ था। पक्का? पक्का? यू आर वेरी श्योर? पक्का ना? और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले? संविधान होगा तो पार्लियामेंट होगा। अरे हाँ या ना? वो बचपन में ना एक सब्जेक्ट होता था हिस्ट्री, और उसके साथ एक 40 पेजेस की बुक आती थी, याद है वो? जिसके अंदर तुमने अच्छे अच्छे फोटो देख के उसको फेंक दिया था। बोलो हाँ है ना? तो सिविक्स के अंदर लिखा रहता था कि कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट बनता है, बराबर है? पक्का? हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं? सीए एक्ट का ईयर है 1949। 1 जुलाई पता है सीए डे मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? उस दिन सर सीए का जन्म हुआ था, उस दिन एक्ट अप्लीकेबल हुआ था 1949 में। सीए एक्ट का ईयर 1949 है। पर मेरे को अब एक सवाल आया है, वो भी बहुत जोर से। जाके आओ, नहीं चुप, मेरे को बहुत जोर से सवाल आया, पूछो क्या? कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, सीए एक्ट बना 1949 में, कॉन्स्टिट्यूशन के सिवा पार्लियामेंट नहीं है, तो सीए एक्ट किसने बनाया? यह सवाल का जवाब नहीं मिला ना, अपना कोर्स खतरे में है और फ्यूचर अंधकार में। अब कॉन्स्टिट्यूशन के सिवा प्रेसिडेंट भी नहीं आता मेरे भाई। किसने? फ्रीडम फाइटर्स ने। आप हंस रहे हो पर उसका जवाब सही है। देखो कैडबरी भी पहुंच गई। कैसे मैं बोलता हूं, 1947 में अपने को जब इंडिपेंडेंस, तू सीपीटी में मेरे पास था ना, इधर कैडबरी वापस दे। ओके, सो 1947 में अपने को जब इंडिपेंडेंस मिला था, वहां से लेकर 1950s तक के हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो पार्लियामेंट नहीं था, पर इंडिया के ऑथेंटिकेशन के लॉज बनाने थे। ऑथेंटिकेशन के लॉज पता है? मतलब वो लॉज जो इंडिया को ऑथेंटिसिटी दे सकते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा ऑथेंटिसिटी देने वाला कोई बंदा ही नहीं है। तो फिर यह सवाल पैदा हुआ कि सीए वाला एक्ट कैसे पास किया जाए। तो 1947 में सभी फ्रीडम फाइटर्स को इन्विटेशन दिया गया और बोले कि तुम बैठ जाओ और हम तुमको डिक्लेयर करते हैं प्रोविजनल पार्लियामेंट, प्रोविजनल असेंबली। वैसे भी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उनको कोई काम ही नहीं बचा था। फ्रीडम फाइटर्स थे ना, फ्रीडम तो मिल गया, अब काहे के लिए फाइट करेंगे?
तो फिर उनको बिठाया गया और बोला गया कि आप बैठ के लॉ बनाओ। तो फिर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने 1949 में 2 लॉज इनेक्ट किए, एक देश की सिस्टम को चलाने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और दूसरा ऑथेंटिसिटी का फ्लो बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वही कॉलेज जिससे तुम सीए कर रहे हो, है ना। कॉलेज पूछते हैं ना, रिलेटिव आते हैं ना, कौन से कॉलेज से सीए कर रहा है। मन करता है गले में बोर्ड लेके घूमूं कि साला सीए का कोई कॉलेज नहीं होता। दूसरा मन करता है वो बोलने का, अबे साले बोलो हाँ है ना। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 1949 में हमारा फ्रीडम फाइटर्स ने लॉ बनाया। किसने लॉ बनाया? फ्रीडम फाइटर्स। क्लियर है? तो अपने को ऐसे फक्र महसूस होना चाहिए, फक्र, ठीक है, महसूस होना चाहिए। तुम लगे तो उसमें ढूंढ लोगे, मेरे को मालूम है। सो अपने को फक्र महसूस होना चाहिए, ठीक है, कि भाई हमें जो ऑथेंटिसिटी दी है वो किसने दी है? फ्रीडम फाइटर्स ने। वो इंस्टीट्यूट का लोगो देखा है? चिड़िया नहीं, कबूतर नहीं है वो। कैसे लोग है? बाज है वो, ईगल है वो, ईगल। वो ये लिखा रहता ना, यह एषः सुप्तर्षु जागर्ति। वो सुना है कभी, यह एषः सुप्तर्षु जागर्ति? उसका मतलब क्या है? वो ईगल है ना, वो पंख फैला के बैठा है, उसके नीचे लिखा रहता है यह एषः सुप्तर्षु जागर्ति। उसका मतलब होता है कि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना विजिलेंट है कि पूरी दुनिया सोती रहे, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट जागता रहेगा। तुम ओ मत करो, ये उल्टा होता है क्लास में। यह एषः सुप्तर्षु जागर्ति की जगह यह जागर्ति एषः सुप्तर्षु होता है, कि तुम पूरी दुनिया जाग रही है, ये क्लास में आके सोते हैं। दुनिया के सबसे ट्रेंड आर्टिस्ट ने वो लोगो बनाया जिसका नाम था अरबिंदो। पौंडी में उनका एक सिटी है, ऑरा सिटी। ऑरा सिटी पता है? थोड़ा गूगल के ऊपर सर्च करना, तुमको समझ में आएगा, ठीक है। ही इज अ वेरी क्राफ्टमैन। नियरली 400 से 450 लोगों के पेटेंट सिर्फ वो अकेले आदमी के नाम पे, जिसने अलग अलग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के लोगो बनाए हैं, ठीक है। तो हमें किसने बनाया है? फ्रीडम फाइटर्स ने। किसने बनाया है? क्या बोला बीच में? अरबिंदो ने नहीं बनाया हमें। सस्ते नशे करके बैठे हो क्या? आगे मैं ही पागल हो जाऊंगा ये क्लास लेते लेते, लग रहा है मेरे को। नेक्स्ट वाला सिचुएशन अब जरा देखना। इंडिया में बच्चों ध्यान दो, ओके। अब बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना। तुमने मेरे को बोला कि पार्लियामेंट में पास होता है, बहुत सही है। प्रेसिडेंट अप्रूव करता है, उससे ज्यादा सही है। वो सब करते, खिचड़ी वगैरह सब 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 एकदम भारी। पर इंडिया में लॉ कितने टाइप के होते हैं? पहले तो ये समझना जरूरी है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉज आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ लॉज आर देयर? अब ये जो चीज बताने जा रहा हूं, ये मैक्सिमम आपको शायद कोई बोलेगा नहीं, तो बच्चों बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर ध्यान देना। ये तुम्हारे सभी लॉज का बेस बनेगा, जितने भी तुम फाइनल लेवल तक पढ़ोगे उन सब का। हाँ, सो आई वांट एंटायर अटेंशन ऑफ योर्स हियर, ठीक है। लेट्स गो। मुंडे मुंडे झटको, स्ट्रेट बैठो, कॉन्सेंट्रेट। जितनी भी नींद आ रही है बोलना नहीं आना, अभी अभी तो बिल्कुल नहीं आ सकती, ठीक है। लेट्स गो। पूरा ध्यान बोर्ड पे। नींद आ रही है तो साइड वाले को 1-2 फटके मार लो, थोड़े से दान दून मारो मारो मारो, तुमको तुम्हारे एग्जाम की कसम। हाँ नहीं, ठीक है, मत मारो। WWF नहीं करना है भाई, वो उसको लेके पटक रहा है। ओए अबे तुमको कितनी इल्जाम मेरे पे आएगा। लेट्स गो। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का, इसमें कई सारे आर्टिकल लिखे हैं, जिसमें हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी आर्टिकल दिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पता है ना? आजादी। जोर से मांगेंगे आजादी, कह के लेंगे आजादी। अरे कह के लेंगे आजादी रे। वो जो बीच में हुआ था, क्या था तुमको, JNU वाला किस्सा? बोलो हाँ है ना, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आया था। कौन से आर्टिकल में तुमको फ्रीडम दिया है? लगाओ बोली। हाँ यस 14 तो नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। 15 ना? अच्छा हुआ 14.5 नहीं बोला। 14, थोड़ा आगे बढ़ो सर, 14.5 निकम्मो। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 19 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल नंबर कौन सा?
हाथ के कंकड़ को आरसी क्यों, पढ़े लिखे को फारसी क्यों? आ जाओ। लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही खोल लेते हैं अपन आज, मतलब खुलेगा तो मतलब खुल जा सिम सिम। हाँ, सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कोई भी लॉ जब बनता है तो उसके फ्रंट पेज पे ये मोहर लगाई जाती है और ऐसा लिखना चाहिए, ये तरीका होता है लॉ लिखने का, ठीक है। फिर नीचे वो किसने बनाया है, कब पब्लिश हुआ, वो सब लिखा जाता है। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साइन होना जरूरी है। इंडेक्स, जो तुमको घंटा कभी समझ में नहीं, सॉरी क्लॉज एंड एब्रिवेशंस जो कभी समझ में नहीं आएंगे तुमको, डोंट वरी। फिर इंडेक्स, ये कभी पढ़ते ही नहीं है जिंदगी में हम। और इसके आते हैं आर्टिकल नंबर सीधा सीधा 19 पे। कॉन्स्टिट्यूशन देखा इसके पहले कभी? सर हमने हमारे कोर्स की किताबें नहीं देखी, तुम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो। ये लो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब जन पढ़ेंगे, देश के आजाद नागरिक हो ना, तो पढ़ना हक है अपना, ठीक है। सब जन साथ में क्या है बोलो, आर्टिकल 19, ऑल सिटीजन शॉल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इतने सारे प्रोटेस्ट दुनिया में चल रहे हैं सीएए के खिलाफ देश में, उसका भी तो क्लॉज होना चाहिए। जमावड़ा बना सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, पर हथियार लेके नहीं। हथियार के अंदर हर टाइप का हथियार, सुतई बॉम्ब भी आता है, और वो बचपन में जो दिवाली में टिकली फोड़ने वाला रहता ना, तुम मजाक करने के अंदर वहां फोड़ दोगे, इतने सारे लोग जमा, हाँ फटाक, पब्लिक ने सीरियसली ले लिया तो, हाँ है ना। तो बिना आर्म्स के आप इसको कर सकते हो, प्रोटेस्ट वगैरह को। टू फॉर्म अ एसोसिएशन और यूनियन, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। पहले इसमें जम्मू कश्मीर नहीं था, अभी आ चुका है। नेक्स्ट, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटोरी ऑफ इंडिया, इसमें भी जम्मू कश्मीर नहीं था, पर अभी आ चुका है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस, यह है तुम्हारा आर्टिकल नंबर 19। इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 245, 246 पे। होल्ड, थोड़ा ढूंढने के लिए समय लगेगा सर, बस वही नहीं है, 4:15 बज गए, हमारे इन्वर्टर शुरू हो चुके हैं। बोलो हाँ, हाँ लगे यार, बहुत जोर से आया। हाँ, ये बस ये पढ़ के अपने को खत्म करना है। हाँ, ये इधर $250। हाँ, एवरीबॉडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट। हम लॉ बनाने का पावर देख रहे थे, बोलो हाँ है ना। अब सब जन साथ साथ में पढ़ेंगे कि लॉ कैसे बनता है। एवरीबॉडी, हाँ, पार्लियामेंट में लॉ क्यों बनता है, इसके लिए आर्टिकल नंबर 245 टुगेदर 1 2 3 बोलो क्या है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द पार्लियामेंट में मेक द लॉज and the legislature of the state may make the laws in or any part of the state। पर सवाल उठता है कि ये लॉ कहां से बनाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 246 ये भी कभी काफी काम का है, इसमें समझ में आएगा। 1 2 3 बोलो क्या है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज सब क्लॉज 2, Parliament has exclusive power to make the laws in respect of the matter enumerated in list 1 to 7th schedule। Constitution referred to as union list, ये पहला, concurrent list ये दूसरा, एंड स्टेट लिस्ट ये तीसरा। मतलब इंडिया में अगर आप मुझे पूछो कि सर कितने टाइप के लॉज बनाए जाते हैं, तो मैं ये बोलूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से आर्टिकल नंबर 245 सेज दैट कि लॉ विल बी प्रिपेयर्ड, विल बी प्रिपेयर्ड। कौन प्रिपेयर करेगा बच्चों बोलो? अभी पढ़ा ना गजनी लोगों, कभी पढ़ा ना, कौन प्रिपेयर करेगा?
जोर से बोलो, कौन प्रिपेयर करेगा? पार्लियामेंट। और ये लॉ कौन से लिस्ट में से सिलेक्ट करेगा? लिस्ट ऑफ द लॉज। और वो लिस्ट कौन से शेड्यूल में दी है? शेड्यूल 7th में दी है, जिसके अंदर 3 लिस्ट दी गई है। कितनी लिस्ट दी गई है? 3। सबसे पहली लिस्ट कौन सी है? यूनियन। दूसरी लिस्ट कौन सी है? कॉन्करेंट लिस्ट। और तीसरी कौन सी लिस्ट है? स्टेट लिस्ट। सो हम 3 तरीके से लॉ बना सकते हैं, यूनियन, कॉन्करेंट और कौन सा बोले एक बार? स्टेट। एक एक का एग्जांपल लेके देखते हैं, लिखने के लिए समय मिलेगा, जस्ट वेट। इनकम टैक्स एक्ट पूरे देश को अप्लाई होता है या स्टेट को अप्लाई होता है? तो यूनियन लॉ हुआ या स्टेट लॉ हुआ? बराबर है। कंपनीज एक्ट पूरे देश को अप्लाई होता है, स्टेट को अप्लाई होता है? तो यूनियन या स्टेट लॉ हुआ? महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, जिंदगी झंड, माणिकचंद है ना? हाँ या ना? माणिकचंद पता है? उसका ओनर वो धारीवाल पता है ना? उसने माणिकचंद बनाया, उससे कैंसर होता है, फिर उन्होंने कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल बनाया। बोले इधर से भी बेचेंगे, इधर से भी बेचेंगे, प्रॉपर बिजनेस मॉडल। और फिर वो है विमल, बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम। नेक्स्ट टाइम जब रिलेटिव घर पे आएंगे तो केसर में, खीर में केसर नहीं डालना, विमल डालना। दाने दाने में दम है, बोलो हाँ है ना? क्या करते तू? थम दो साइड इतना कर जोड़ी, ठीक है। सो दाने दाने में क्या बोले एक बार से? केसर का दम। यहां तक आइडिया क्लियर है? बोलो यस और नो? नहीं, ये क्लियर नहीं होना था, अभी जो चाहता हूं वो क्लियर हो। महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, बोलो हाँ है ना? क्या पूरे देश में गुटखा बैन हो गया है? गुजरात में लिकर बैन है, ड्राई स्टेट है गुजरात। बिहार में भी लिकर बैन है, यकीन नहीं होता पर है। अरे है ना? हाँ है ना? तो ये स्टेट लॉ हुआ। ये कौन सा लॉ हुआ? स्टेट। सो यूनियन समझ में आया, स्टेट समझ में आया? एवरीबॉडी, अंडमान निकोबार समझ में आया? बोलो हाँ है ना? सबको समझ में आया यूनियन और स्टेट? व्हाट इज कॉन्करेंट? कॉन्करेंट लॉ का बेस्ट एग्जांपल अपने सिलेबस में है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। हाँ ना? क्या लॉन्ग फॉर्म है इसका? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ईयर 2017। आपने भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। सबसे अच्छे बड़े लॉज तुम्हारे एज में बन रहे हैं। कंपनीज एक्ट 2013, ये अगले 50 साल तक वापस नहीं बनाया जाएगा। जीएसटी अभी बनाया, अगले 50 साल तक जीएसटी वापस नहीं बनाया जाएगा। अमेंड बार बार होगा, पर तुमने भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि मेरे को इस एरा में पैदा किया जिसमें अच्छे अच्छे लॉज बन रहे हैं। तो तेल लेने गया, यहाँ सिलेबस बढ़ रहा है हमारा। हाँ बोलो यस और नो? सो जीएसटी इज अ कौन सा लॉ? कॉन्करेंट। अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स की, तो जोर से बोलो कौन सा लॉ है? यूनियन, 1961। दूसरा वाला कंपनीज एक्ट, कौन सा लॉ है? यूनियन, 2013। इधर गुटखा, स्टेट लॉ। लिकर, लॉटरी सुना है? लॉटरी, लॉटरी स्टेट लॉ होता है, सेंट्रल लॉ होता है? स्टेट लॉ, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को लॉटरी का इनकम मिलता है। क्लियर है? सो ये 3 लॉज होते हैं, और ये 3 लिस्ट, पूरी की पूरी लिस्ट, ये लिस्ट देके रखी है 7 शेड्यूल के पहले आर्टिकल के अंदर, लिस्ट के अंदर। यूनियन लिस्ट में देयर आर 97 एंट्रीज, कॉन्करेंट लिस्ट में देयर आर 66 एंट्रीज, एंड स्टेट लिस्ट में देयर आर 47 एंट्रीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर हम इसको कंसिडर करें, होल्ड, तो आई विल शो यू लिस्ट्स ऑल्सो। दिस इज यूनियन लिस्ट टू 7 शेड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसके अंदर ही आपके सभी यूनियन लॉज बनाए जाते हैं। कंपनीज एक्ट कहां बना है देखना है? 148 सेक्शन नंबर वाला नहीं देखना सर, 4:15 बज गए, कुछ ही नहीं देखना सर, बस करो अभी। हाँ है ना? कंपनीज एक्ट देखना है? जल्दी बोलो हाँ है ना? जोर से बोलो हाँ है ना? एंट्री नंबर 43, एंट्री नंबर 44, पढ़ो इसको। कंपनीज एक्ट कैसे बना इमीडिएटली समझ में आएगा। 1 2 3 बोलो क्या है? इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन, वाइंडिंग अप
of trading corporation including banking, insurance, financial corporation but not including cooperative society. 44 incorporation regulation winding up of the corporation whether trading or not with the object not confined to one state but not including universities. Companies Act ये दो clauses के अंदर बना हुआ है. क्लियर है? ये टोटल एंट्रीज है बेटा 97. से दिस 97 एंट्री पे यूनियन लिस्ट खत्म हुई, स्टेट लिस्ट शुरू हुई. टोटल स्टेट लिस्ट के एंट्रीज कितने बोले थे मैंने शायद 47 बोले थे पर वो 66 है. ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट के कितने हैं 47. क्लियर है? तो अपन नंबरिंग चेंज कर लेंगे इधर एक बार. सो हियर इट इज कितना बोले एक बार, कॉन्करेंट लिस्ट का 47 और स्टेट लिस्ट का कितना 66. ये लॉ इंट्रोड्यूस करने का प्रोसेस है. तुमने मुझे लॉ बनाने का प्रोसेस बोला, उसको मैंने अभी तक छुआ भी नहीं है. ये पार्लियामेंट तक के लॉ कैसे आता है उसका प्रोसेस है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर. नो लिख लो इसको, गो फॉर इट फास्ट. एवरीबॉडी डन? सो मैंने यहां तक आपको सिर्फ लॉ कैसे बनाना है उसका इंट्रोडक्शन दिया. अभी तक मैंने लॉ बनाने का प्रोसेस बोला ही नहीं है. ठीक है, सिर्फ बेसिक. कल का लेक्चर भी पूरा बेसिक होगा. एवरीथिंग ऑन द टुमारोज लेक्चर विल बी बेसिक कि लॉ बनाने का प्रोसेस क्या है. फिर उसके बाद हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का थोड़ा बहुत हिस्ट्री क्या है. फिर हम हमारे सिलेबस की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको दिखा दूं. होल्ड, बैक पैक कर सकते हो, लेकिन जो डेमोज के लिए आए हैं तुमको नोट्स कितने मिलने वाले हैं सुनना चाहोगे? नोट्स कितने मिलने वाले हैं बताओ कि नहीं रहने दो? अबे सुनना है नहीं सुनना है तो कर लो, ये पहले पैकिंग कर लो वरना तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी. बंद करके बैठ जाओ. सब बैठ गए? बोलो हाँ है ना? एवरीबॉडी नाउ प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करना. एक आधी बुक मिस हो गई तो जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहली नोट्स आपको जो मिलेगी दैट इज टोटली 4 कलर नोट्स विद पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस, जिसके अंदर आज जो पढ़ाया उसका नियरली सभी कंटेंट मैंने लिखा हुआ है. बट तुमसे फिर भी मैं लिखवाऊंगा क्योंकि हमको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत तगड़े लेवल पे करनी है. 148 के 148 सेक्शन बाकायदा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लिखे होने चाहिए. सो दिस इज अ क्वेश्चन एयर. इससे भी बेटर बनाई है इस बार और नियरली 400 450 क्वेश्चंस के आसपास इसके अंदर हमने फिलअप किए हैं. ब्लैक एंड व्हाइट कलर में आपको क्वेश्चन एयर मिलेगा बिकॉज उसमें कलर डाल के वैसे भी कोई फायदा नहीं है. कंसेप्ट नोट्स सभी की सभी हमारी कलर रहेगी.
जैसे आज मैंने आपको जो जो बताया वो सब इस नोट्स के अंदर है। जितने भी लॉज मैंने आपको बताए, भोपाल गैस ट्रेजेडी, डाउरी प्रोहिबिशन, वो भी इस नोट्स में है। जो मैंने आपको टेबल दिया वो भी इस नोट्स में है। और लॉ बनाने का कल जो हम प्रोसेस देखने वाले हैं वो भी इस नोट्स में है, पूरे एक पेज में। ठीक है, लंबे चौड़े चार्ट्स बनाए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 वगैरह भी सभी इसी के अंदर है। ऐसे आपको पूरे फुल पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन वाले नोट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद में होल्ड, हाँ, ये फिलहाल रेफरेंस कॉन्ट्रैक्ट के चार्ट का है। ऐसा आपको चार्ट मिलेगा A1 साइज का, जिसके अंदर नियरली एक एक दो दो चैप्टर्स एक एक चार्ट में कंप्लीट किए रहेंगे। ये रिवीजन पर्पस के लिए मिलेगा। ठीक है, हर चैप्टर लास्ट, इसमें मैंने ये चार्ट नहीं दिए थे बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट्स, लेकिन अभी अमेंडमेंट हमने वापस इनकॉर्पोरेट कर लिए है। तो ऐसे आपको इनकॉर्पोरेशन का अलग से चार्ट, शेयर कैपिटल डिबेंचर का अलग से चार्ट, अगर छोटे छोटे चैप्टर है तो कंबाइन करके नियरली 4 चार्ट्स तो रेडी है, वो तो मिलेंगे ही, और बन सकते हैं तो वो भी दिए जाएंगे। क्लियर है? सो बुक्स एक बार मैं बता दूं कितनी मिलने वाली है और कैसी मिलने वाली है, आपने वो चेक करके ही कलेक्ट करना, बाद में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, सबसे पहले इसको डिवाइड करो 3 मेन पार्ट्स में। पहला पार्ट है मेन बुक, दूसरा पार्ट है मेन बुक का क्वेश्चन एंड आंसर, तीसरा पार्ट है रिवीजन नोट्स। मेन बुक हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कंपनी लॉ की मेन बुक अलग और इकोनॉमिक लॉ, मतलब जो अदर्स लॉ है, उसकी आपकी मेन बुक अलग। दोनों 4 कलर नोट्स है, तो एक कलरफुल नोट्स है। अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट दे तो लेना मत। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है थ्योरी क्वेश्चंस, जिसके अंदर टेंटेटिवली 400 to 500 प्लस क्वेश्चन सॉल्व है, और दूसरा है एमसीक्यू, जिसके अंदर नियरली हमने 1000 प्लस एमसीक्यूज कवर किए हैं, क्योंकि आपको 30 मार्क के लिए एमसीक्यू है। पर एमसीक्यूज के ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करना, आप पूरे दुनिया के एमसीक्यू सॉल्व कर लो, इंस्टीट्यूट एनीवेज वो नई बनाती है एग्जाम के लिए। तो मेन अगर आप 90% कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर दो ना, तो आपके 90% एमसीक्यूज वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है कंसेप्ट? और फिर आपको रिवीजन चार्ट्स मिलेंगे। फिलहाल 4 तो चार्ट्स फिक्स है आपके। ठीक है, और जैसे ही बनते हैं उतने उतने रिवीजन चार्ट्स आपको टाइम टू टाइम दिए जाएंगे। इतने नोट्स आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। क्लास के लिए याद रखना, इन बिटवीन कभी भी आपने अब्सेंट रहना नहीं। अगर आप टेंटेटिवली 2 या 3 लेक्चर्स के लिए अब्सेंट हो तो आपको ये खुद को रिकवर करना पड़ेगा। 5 लेक्चर से अगर आप ज्यादा अब्सेंट हो, उसके लिए प्रायर परमिशन देना पड़ेगा आपको। ठीक है, बोल के जाना पड़ेगा कि सर मैं अब्सेंट हूं, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन सबमिट होगा, इसी के ऊपर आपको लेक्चर का बैकअप मिल सकता है। ठीक है, 5 लेक्चर से ज्यादा। 1-2 लेक्चर्स अगर आप अब्सेंट हो तो डिस्कस करके मुझसे पूछ के कहीं ना कहीं कवर कर लो, या वर्चुअल लेक्चर्स चलते रहते हैं उसके अंदर बैठ के आप कवर कर सकते हो। जैसे बीकॉम के एग्जाम के बाद आपके 7-8 दिन अगर इकट्ठा चले गए तो यू कैन टेक अ बैकअप ऑफ द सेम। वो फैसिलिटी हमेशा अवेलेबल रहेगी, और मैं ट्राई करूंगा कि स्पेसिफिक बीकॉम के एग्जाम के वक्त एक स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ाया जाए। तो अगर आपका मिस होता है तो एक चैप्टर पूरा स्किप होगा, वो पूरा चैप्टर आपको देखना है। ठीक है, ये बैकअप इसलिए रखा है क्योंकि कोई लॉस ना हो। समझ में आ रहा है? एवरीडे, अब ये सीवियर वाला सिचुएशन है, एवरीडे 2 से लेके 4 क्वेश्चंस में होमवर्क दूंगा। ये मैं पहले ही दिन बोल रहा हूं, और उससे भी पहले ये बोल रहा हूं, हाथ जोड़ के अगर आपको मेहनत करने की इच्छा नहीं है, मेरी या वी स्मार्ट में किसी की भी क्लास मत लगाना। एवरीडे होमवर्क देता हूं, एवरीडे क्लास में वो चेक होता है। जो होमवर्क नहीं करते हैं वो क्लास के बाहर जाते हैं। ये मेरा वादा है और मैं मेरा वादा निभाऊंगा। आपको झक मार के होमवर्क कंप्लीट करके आना पड़ेगा। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, आप क्लास के बाहर जाओगे, वो कंटेंट आपका मिस हो जाएगा। ठीक है, आपका और मेरा मतलब मकसद है मेहनत करना। क्लियर है? अकाउंट्स और कॉस्टिंग का इतना टेंशन नहीं है, बिकॉज तुम क्लास में सॉल्व करते हो वही तुमको एग्जाम में सॉल्व करना है। थ्योरी पेपर का बहुत टेंशन है, पहले कंसेप्ट पढ़ाओ, फिर थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो इस हिसाब से हमको कवर करना है, तो टेंटेटिवली हमको 300-350 क्वेश्चन इस क्लास के साथ खत्म होने चाहिए। 80 डेज की क्लास है। ठीक है, 2 से 4 सवाल अगर हम एवरेज पकड़े 3, तो भी 250 सवाल हमारे क्लास के साथ खत्म होने चाहिए लिख के। जिसके लिए कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आई विल गाइड यू टोटली, जिसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 5 से 7 में बैठ के यहां लिख लेना। अगर आपको होमवर्क के बारे में नहीं पता दर्शन सर कितना देते हैं, तो जिसने भी रेफरेंस दिया होगा उसको सिर्फ फोन करना और पूछना, दर्शन सर होमवर्क कैसे चेक करते हैं।
और सर कितने सीरियस है होमवर्क के लिए, तुम मुझे होमवर्क दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्लियर है? नहीं, ये सीरियस, ये फर्स्ट डे ही बोल रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए सर मैंने एडमिशन ले ली, तुमने बोला ठीक है। तो ये चीज को याद रखना, मेहनत करनी है। मैं रास्ता हूं, मैं टॉर्च हूं, मैं दरवाजा हूं, मैं गाइड हूं। चलना आपको पड़ेगा, टॉर्च आपको हैंडल करना पड़ेगा, गाइड आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं जंगल में कौन सी जगह पे कौन सा प्राणी है, कहां सांप है, कहां बिच्छू है, कहां शेर है, मैं बताऊंगा। जाके उसके मुंह में घुसना है या उसके पीठ पे बैठना है, तुम डिसाइड करना है, उससे प्यार करना है, आज जा मेरे साथ, ठीक है। दैट इज योर चॉइस। बट ऐसा अगर कोई टीचर बोले कि मेरी क्लास लगा लो मैं पास करवा दूंगा, तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, पास तुम होते हो, क्रेडिट तुम्हारा होता है, मेहनत तुम्हारी होती है, रास्ता हमारा होता है। और हम कई बार इस रास्ते से गुजर चुके हैं, इसलिए हम इसको अच्छे से बोल सकते हैं। दैट इज द ओनली एडवांटेज। मटेरियल हमारा है, ठीक है, कि ये पढ़ो तो पास होगे, वो पढ़ो तो पास होगे, दैट इज अ गारंटी। लास्ट टाइम इंटर के क्लास के अंदर 82 तक स्कोर आए हैं लास्ट रिजल्ट में, ठीक है। 82 लॉ में, मतलब शगुन के भी 25 मार्क नहीं कटे हैं। लॉ में नहीं तो शगुन के ही 25 कट जाते हैं। समझ में आ रहा है? 25 सवाल सॉल्व करते हो, 4 मार्क के तो 100 हो जाएंगे ना। तो 1 मार्क तो थ्योरी पेपर में वैसे ही काटते हैं पर सवाल, वो भी नहीं काटे हैं। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे लिए टारगेट है 82 एंड अबव तोड़ना। रैंकर्स ने हाथ रेस किए थे सबको, या जो भी तोड़ना चाहता है सबको। जिसने 82 का टारगेट तोड़ा है वो रैंकर ही नहीं है, बाकी सब में एवरेज मार्क है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कम है पर वो इसी क्लास में से लगे, ठीक है। ये हमारा पढ़ने का तरीका है, ठीक है। मेहनत करनी है, स्टडी सेशन अटेंड करने हैं और प्रॉपरली पढ़ना है। इसी के साथ आज का लेक्चर अपन खत्म करते हैं। आज डेमो लेक्चर है ना, तो ये मेरा राइट प्रोफाइल है, ये मेरा लेफ्ट प्रोफाइल है, ऐसे मैं सीधे दिखता हूं, ठीक है। सो टुमारो हम समय पे मिलेंगे 2:40 अपना टाइम। तू नंगा ही तो आया, पूरा लॉ लेके जाएगा, ठीक है। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। किसी को भी कोई कुशंका, लघुशंका, दीर्घशंका है तो क्लास के बाद मिलने आ जाना, ठीक है। गो फॉर इट फास्ट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।